कोई कभी साल 6 महीने में 8-10 गांव में अगर खबर आ जाती थी कि बंदे ने सुसाइड कर लिया तो लगता था जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब कोई करता नहीं था। कोई रिश्ता टूट गया तो आसपास के 10-20 गांवों में उस पंचायत की चर्चा होती थी कि यार रिश्ता टूट गया। कोई नपुंसक या बांझ अगर निकल आता था तो आसपास के 10-20 गांवों में पता होता था कि उस गांव में फलाने परिवार में एक नपुंसक है। आजकल बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े शहरों में ऐसे बोर्ड, जब शहर में एंटर करते हो ना तो ऐसे बड़ा सा लिखा होता है नपुंसकों का स्वागत है। नहीं लिखा होता ना कि बच्चा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आईवीएफ सेंटर खुला हुआ है कि टिक्का धरा लो, जैसे अपने डंगरों को टिक्का धराते हो ना। अब आपके पास बैल और सांड तो बचे नहीं, तो फिर क्या है, आईवीएफ से ही तो अपने मतलब कट्टे बछड़े हो रहे हैं और आईवीएफ से ही बच्चे हो रहे हैं। ना इनका पता किसका बीज दे रहे हैं, ना उधर पता किसका बीज दे रहे हैं। ये पता ही नहीं बीज किसका आ रहा है घर के अंदर। और बड़े शान से अगली पीढ़ी बड़े शान से कुत्ते और सुअर का बीज अपने घर में लेके आ रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूरा प्रोपेगेंडा डीएनए को बदलने का है। डीएनए बदलने का मतलब बीज बदलने का। बीज बदलना इतना जरूरी है इनके लिए, क्योंकि जब तक गुरु गोविंद सिंह की असल औलाद जिंदा रहेंगी धरती पर, वो मानवता के लिए लड़ते रहेंगे, इनको पता है। इसलिए इनको बीज ही खराब कर दो इनका। इनके खेत का बीज गंदगी डाल दो और इनके आदमी के बीज में गंदगी डाल दो। इन्होंने पूरा प्लान करके रखा हुआ है। जब तक इनको पता रहेगा महाराजा सूरजमल की संतान, महाराणा प्रताप की औलाद हैं ये, और ये अपने मानवता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये नहीं हटेंगे, तब जब तक हम उनकी औलाद रहेंगे तब तक उनको खतरा है। किनको खतरा है? जिन्होंने मुसलमान भेजे थे। मुसलमान भेज तो दिए, लेकिन मुसलमान यहां आकर यहीं के हो गए। उन्होंने कहा हम तो भाईचारे में रहेंगे। जो आम जनता है मुसलमानों की, उसको दिक्कत नहीं है किसी से। क्यों जी? आपके मलेरकोटला में मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं। उधर मैं कैराना गया, मुजफ्फरनगर गया, शामली इलाके में गया, वहां खूब मुसलमान हैं। उनके बीच रह करके मैं हफ्ता मैं चेक करके आया हूं। वहां के आसपास के हिंदुओं से पता करके आया हूं कि जो टेलीविजन पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये हरामखोर, ये कितना सही है। तो पता चलता है कि मतलब ही नहीं है वहां आपस में किसी का कोई झगड़ा है किसी को। जितना झगड़ा उनका है हिंदू मुसलमान का, जितना झगड़ा यहां हिंदू सिख का है, इतना झगड़ा तो हमारे भाई भाई का घरों में भी है। वो जमीन दाब के बैठा है, कोई किसी के घर दाब के बैठा है, कब्जा नहीं करके बैठे हुए, कोई किसी को बेदखल कर रहा है, वो तो यहां भी कर रहा है। क्यों जी? हमारे सिखों में, हमारे जाटों में कौन सा हो नहीं रहा है ये तो वहां भी हो रहा है। लेकिन वहां हम ये नहीं कहते कि सिख ने सिख की जमीन दबा ली, या फिर जट ने जट की, या जाट ने जाट की दबा ली, ब्राह्मण ने ब्राह्मण की दबा ली। वहां तो वो नाम है, और वहां वो जात है, और वहां वो धर्म है, पंथ है। ये कितना बड़ा गेम है पॉलिटिक्स का, ये आम जनता को समझाना बहुत जरूरी है कि भाई गलती करी इंसान ने, इंसान गलती कर रहे हैं ना। मान लो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, अब ये उसके धर्म ने या उसकी जात ने मारा या उसने मारा? व्यक्ति ने मारा ना। उसको महीने भीतर सजा देने का काम किसका होना चाहिए? जो हमसे टैक्स ले रहा है, जो हमसे सुरक्षा का नाम पे काम कर रहा है। लेकिन हम उससे नहीं पूछ रहे हैं, हम आपस में हिसाब कर रहे हैं। अगर आपस में हिसाब करना है तो पंचायत के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन हम हिसाब से नहीं, भीड़ के हिसाब से चालू कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि भीड़ का तंत्र चालू हो और कोई किसी को भी मार दे। फिर उस चक्कर में कभी रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू जैसा आदमी मारा जाएगा, कभी युद्ध अपराधी बना करके किसी को सुभाष चंद्र बोस बना दिया जाएगा, कभी किसी को आतंकवादी बनाकर फांसी पर टांग दिया जाएगा, शहीद भगत सिंह और उसके साथियों की तरह। फिर तो कभी किसी को कुछ भी बना देंगे ना, ये इनके हाथ में है। अब इन्होंने इस खेल को बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई इन लोगों को लपेटना कैसे है। इनको लपेटने का एक आसान तरीका है कि इस सत्यानाश को
इतना धीरे करो कि बंदे को पता ही ना चले कि सत्यानाश हो रहा है। जैसे जब आपने अपने गांव के स्कूल से अपने बच्चे को निकाल कर किसी प्राइवेट दुकान में भेजना चालू किया, तो आपने अपने बच्चे को बाजार के हवाले कर दिया। वो स्कूल किसका था? आपके गांव में बनाया था आपके पुरखों ने। आप देखोगे ये जो जमीन जहां हम बैठे हैं पवित्र जगह गुरुद्वारा साहिब में, ये पूरे गांव की सामूहिक जमीन है। क्यों जी? किसी की व्यक्तिगत जमीन तो नहीं होगी, है बहुत रेयर जगह पर किसी ने व्यक्तिगत दे दी, लेकिन अगर दिया भी होगा तो पूरे गांव ने मिलकर उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट किया होगा कि तेरी जगह पे यहां गुरुद्वारा साहब के लिए बढ़िया जगह है, तो तुम ये इतनी बराबर की जगह दूसरी ले लो गांव से इकट्ठा करके। स्कूल बने, अस्पताल बने, जितनी भी सामूहिक जमीन बनेगी उस पर जो भी काम होगा वो सामूहिक होगा। हमारे पुरखों ने जमीनें इकट्ठा करी, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया, और फिर हमने अपने पुरखों की बनाई हुई उस जमीन को, उस स्कूल को संभाला नहीं, हमने वहां से अपने बच्चों को निकाल लिया। और अब एक गांव के 4 गांव बन गए। एक वो गांव है जो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक गांव उसी गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तीसरा गांव उस गांव के पड़ोस के गांव में जाता है, और चौथा गांव बड़े शहर में बसों में जाता है, एसी वाली बसों में। क्यों जी? जिसका जितना गुंजाइश है पैसा देने का, उतने हिस्से हो गए। अब गरीब की दिक्कत से गांव के जमींदार को कोई समस्या का लेना देना नहीं रहा। अब वो दोनों आपस में एक दूसरे के भाई भाई नहीं रहे। जब वो भाई भाई नहीं रहे तो किसी का परिवार टूटे, किसी के बच्चे बर्बाद हो, किसी के यहां कितना ही नशा हो, फिर किसको फर्क पड़ेगा भाई? जब मुझे आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, जब मेरा आपके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको बचाने की लड़ाई क्यों लड़ूंगा? फिर मैं आपकी लड़ाई में शामिल क्यों होऊंगा? उन्होंने हमारा सरोकार तोड़ दिया, उन्होंने हमारा एक दूसरे से लेन देन, हमारा एक दूसरे से जो मतलब है वो तोड़ दिया। और ये जो तोड़ा है ये एक दिन में तो नहीं तोड़ा है, बकायदा चारों तरफ से खेल खेला। इधर राजनीति करने वाला आपको धर्म और पंथ की लड़ाई में उलझाएगा, उधर से स्कूल का मास्टर जी आपको बताएगा विकसित देश वो होते हैं जहां पक्का होता है, जहां गाड़ियां होती हैं, जहां सड़कें होती हैं, जहां कोट पैंट पहना जाता है, जहां जीडीपी ज्यादा है, वो ये बताएंगे कि वो वाला विकसित होता है। हमारे पुरखे बता के गए कि असली जो धर्म है हमारा वो मानवता का धर्म है। असली जो काम है हमारा दूसरे इंसान के लिए काम करना है। असली जो पर्पज है इस धरती पर, उस परम पिता परमेश्वर से मिलना, उसको याद करना, उसमें सम्माहित हो जाना हमारा पर्पज है। और उन्होंने हमको कहीं और भेज दिया, कोई और ही टारगेट दिखा दिया हमारे बच्चों को। अब जब उसका दादा अपने पोते को समझाएगा कि चल गुरुद्वारा साहब चलते हैं, तो उसका पोता उसके साथ जाएगा नहीं, क्योंकि मम्मी कह रही है कि इसका दादा तो अनपढ़ है, इसको ये तो मतलब अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, और जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती उसको वो कम पढ़ा लिखा बोलते हैं, और वो कहते हैं ये हमारे बच्चों की तरक्की में बाधा है। तो बड़ी पीढ़ी और छोटी पीढ़ी के बीच का जो उनको जोड़े रखता था, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाता था, वो तोड़ दिया। और अब आपके बच्चे अपने सर पर गुरु की दी हुई इस दस्तार को रखने में शर्म महसूस करने लग गए। उनको लगने लगा कि हमको बाकी दुनिया के जैसा बनना है, जबकि वो भूल गए कि आपकी अलग पहचान, कि आप गुरु के असली पूत, जो इस धरती को बचाने के लिए जिन्होंने कसम खाई कि हम हमेशा दीन की सेवा के लिए और दूसरों के हितों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। वो कहते हैं कि सिख है तो डर नहीं, अजय डर है तो सिख नहीं। ये एक ऐसी कौम जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना लालच के दूसरों के लिए लड़ सकती है, जिसको
पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, पहले दोहे से लेके आखिरी दोहे तक गुरु ग्रंथ साहिब यही कह रहा है कि तेरा काम या तो कुदरत को बचाना है और कुदरत की बनाई हुई हर चीज को बचाना है। बाकी किसी भी पंथ में ये सब नहीं सिखाया गया। और उनको मालूम है कि जब तक ये कौम इस धरती पर है, जब तक गुरु की फौज इस धरती पर है, वो लोग भारत भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। और यही किया उन्होंने सबसे पहले कि भाई इंदिरा गांधी से अपना बदला लेने वाले बेअंत सिंह को था, उनको बनता संता बना दिया, उनके नाम पे चुटकुले चला दिए ताकि लोग वो नाम लेना, ताकि आगे जो सिख कौम में वो नाम ना रखे बंदे अपने। सरदार के होने पर उन्होंने चुटकुले बनाए, इसीलिए बनाए कि ताकि हमारी अगली कौम अपनी पहचान को छुपा ले। जो अगले बच्चे जो अगली पीढ़ी, तो अब जब कॉलेज में जाएगा आपका बच्चा तो वो ये बताने से डर रहा है कि मैं सिख हूं। जब यहां से दुनिया में कहीं जा रहा है तो वो बताने से डर रहा है। अब जब हम अपनी पहचान से ही डर, अरे कमाल की बात क्या है मालूम है? क्योंकि आप लोग पंजाब में हैं, इसलिए आप लोगों को ये लगता है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हमको वक्फवादी कहा जाता है, हमको आतंकवादी कहा जाता है। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सिस्टम में बैठे लोग। यही काम कांग्रेस ने किया था, यही काम भाजपा कर रही है। आने वाले समय में जिसको भी आगे बढ़ाना होगा यही काम वो कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी दूसरी कौम पर अटैक नहीं हुआ? एक दिन पूरा टारगेट, एक पूरा महीना ब्राह्मणों के खिलाफ चलेगा, एक पूरा महीना जाटों के खिलाफ चलेगा, एक पूरा महीना राजपूतों के खिलाफ चलेगा, एक पूरा महीना यादवों के खिलाफ चलेगा, फिर पूरा का पूरा मुसलमानों के खिलाफ चलेगा। इनको आपस में तोड़ना पहला टारगेट है, क्योंकि जब तक 36 की 36 बिरादरियां बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की पोजीशन में रहेंगी, तब तक वो कब्जा नहीं कर सकते। अब कब्जा किस पे करना है उनको? यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो आप अपनी अगली पीढ़ी को बचा सकते हो। और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो भूल जाना खाम खाई की लड़ाई। फिर इससे क्या होगा? मेरे जैसा कोई आदमी जो इतने सारे लोग उसको सुनने के लिए आ जाते हैं, उस भीड़ तंत्र को कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी की भेंट चढ़ा देगा, यदि आपने लड़ाई नहीं समझी तो। क्योंकि ये लड़ाई व्यक्ति या समाज का कोई संगठन नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई हम सबको अपने अपनी रसोई, अपने खेत, अपनी चौपाल, अपने गांव के लिए लड़नी होगी। मैं वहां अपने गांव में लड़ रहा हूंगा, आप यहां लड़ रहे होंगे। और ये इतनी कमाल की लड़ाई है, इसमें कोई खून नहीं बहेगा, किसी का विरोध नहीं करना है, किसी की मुखालफत नहीं करनी है, किसी के लिए नारे नहीं लगाना है, किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाना है, केवल समझना है। समझना क्या है? जो गुरुओं के दिए हुए वचन हैं, उनमें से मूल मंत्र जो सिद्धांत रूप में मुझे समझ में आए। मुझे नहीं पता, मैंने गुरबाणी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि मुझे जब भी कोई ऐसा सिख समाज से कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलता है, मुझे कहता है जो आपकी वो वाली लाइन है उसमें गुरु साहब वहां कहते हैं ये लाइन, तो मुझे लगता है अच्छा, मतलब हम उन्हीं रास्ते पर हैं जो गुरु साहब ने कहा है। अब मुझे उसको कैसे कहा है गुरबाणी में बाबा नानक ने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका मूल सिद्धांत क्या है कि जो कुदरत ने पैदा किया है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। यह मूल है। जो कुदरत ने पैदा किया है उसका कोई मालिक नहीं हो सकता, यह मूल सिद्धांत है। हवा कुदरत की बनाई हुई, बीज कुदरत का बनाया हुआ, पानी कुदरत का बनाया हुआ, धूप कुदरत की बनाई हुई, धरती कुदरत की बनाई हुई। हमने तो नहीं बनाई, इंसान ने तो नहीं बनाई ना। बच्चा मां के पेट से बाहर निकलता है, जीव जंतु वो कुदरत के बनाए हुए, आदमी के बस का कुछ भी नहीं बनाना। जो कोख से जन्मा है वो जन है, जो जन है वो प्रजा नहीं हो सकती, उसका कोई राजा नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई चौधरी बनकर नहीं बैठ सकता,
कोई उसे नहीं बता सकता कि तुम कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे। ये मूल सिद्धांत अगर हमने समझ लिया कि वो किस पर कब्जा करना चाहते हैं, वो आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वो आपकी हवा पर, आपके पानी पर, आपकी मिट्टी पर, आपके सांस पर, आपके आने जाने पर, आपके पैदा होने पर, आपके पैदा करने पर, आपके खाने पर, सब चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव व्यक्ति का मूल स्वभाव है, इंसान का। इंसान कौन सा? जो परमात्मा को भूल गया। जो परमात्मा को भूल जाएगा वो शैतान का रूप आ जाएगा उसमें। शैतान का ये स्वभाव है, उसे कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल डर के साथ चाहिए, उसे कंट्रोल अपने हिसाब से चाहिए। ये कंट्रोल कैसे? आप देखिएगा, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है, वो आपकी गोदी में है, आप उसको घूमने फिराने ले जाते हो, वो जिद करेगा अपनी बात मनवाने के लिए। वो चाहेगा कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा दादा, मेरी दादी मेरे हिसाब से चले। जो घर में रोटी खाने को दे रहा है, घर का चौधरी, वो चाहेगा मेरी बीवी, मेरे बच्चे जैसे मैं कहूं वैसे चलें। यानी जो भी आपको खाने के लिए दे रहा है, उसका ये हिसाब किताब बनता है। वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से चलो। समझ रहे? अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तुमको जो दिया है हमने दिया है, तुम्हें जो पानी दे रहे हैं हम दे रहे हैं, तुम्हें जो जमीन दी है ये हमने दिया है, यहां पर बैठकर सभा करने की परमिशन हमने दी है। वो कहते हैं ना, अभी देखो कमाल की बात, अभी थोड़े दिन पहले तिलचट्टों का एक वो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, है हुआ था ना अभी। अब उनके आंदोलन में सिस्टम यानी पुलिस एयरपोर्ट पर जाकर परमिशन देके आई। इस बात को समझ रहे हो आप? आपको यह दिखाई दे रहा है, आपको केवल इतना दिखाई देगा कि भीड़ की ताकत से पुलिस डर गई और उसने डरकर परमिशन दी। जबकि मैं उसे कैसे देख रहा हूं कि इतिहास में लिखा जा रहा है कि भारत में परमिशन से ही आंदोलन हुआ करते थे। यानी हम परमिशन दिया करते थे तो लोग इकट्ठे हुआ करते थे, हमने परमिशन नहीं दी तो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो क्या हम ये ऐसा चाहते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में आने से पहले भी हमको परमिशन लेनी पड़े? लेकिन आने वाले समय में ये होने वाला है, मैं आपको ये बता रहा हूं। क्योंकि अभी आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं गलत गुस्ताखी कर रहा हूं। मैं गुस्ताखी पहले ही कर रहा हूं कि आपके गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी में आरएसएस एंट्री कर चुकी है, जैसे उधर आर्य समाज में और हिंदू के मंदिरों में कर चुकी है। और जहां आरएसएस एंट्री कर गई है वहां आपस में क्लेश। जहां आरएसएस घुस गई ना, घर में घुस गई तो घर टूटेगा, गुरुद्वारे में घुस गई तो गुरुद्वारा टूटेगा, वो गांव में घुस गई तो गांव टूटेगा, और देश में बैठी है तो देश टूट ही रहा है। वो आप देख ही रहे हो, जहां जहां बैठेगी वहां सत्यानाश होना तय है। ये आपको मतलब कोई यहां बैठा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये मूल में है। जब अंग्रेजों ने बनाया था कांग्रेस को और बीजेपी जनसंघ को, दोनों को बनाया ही इसलिए था कि ठेकेदारी इनके पास रहे। जब लोग कांग्रेस से त्रस्त हो जाएं, जब दुखी हो जाएं, तो लास्ट में जाने के लिए उन्हीं का आदमी होना चाहिए। क्योंकि जिसको आप मुसलमान कहते हैं ना, वो यहूदियों ने ही भेजे थे। ईसाई, मुसलमान और यहूदी एक ही बाप की औलाद हैं। यहूदियों ने भेजा और वो यहां आए और उन्होंने आकर के यहां अपना प्रोपेगेंडा चालू किया। लेकिन जो यहां के लोगों के साथ जब वो रहे और देखा कि यहां तो कितना पीसफुल और कितना गजब का चीज है, हर चीज यहां मिलती है, हर मौसम यहां पर है, खाने की मौज, पीने की मौज, भाईचारे में रहो तो इतनी गजब के यहाँ त्योहारों का सिस्टम और पूरा गजब देखा, वो यहीं के रह गए। उन्होंने ही
सबसे पहले यहूदियों की पोल खोलनी चालू की थी, यदि आपको नहीं पता हो तो। क्योंकि यहूदियों का सबसे बड़ा हथियार है, 3 हथियार हैं यहूदियों के। पहला शराब, दूसरा सिनेमा और तीसरा ब्याज का पैसा। जिस घर में ये 3 में से एक भी चीज घुस गई, समझो खत्म, जिस घर में या कहीं पर भी। इसीलिए मुसलमानों ने क्या खेल खेला, अपनी कुरान में ही इन तीनों चीजों को हराम कर दिया। शराब पीना हराम कर दिया, सिनेमा देखना हराम कर दिया। अब शराब नहीं पी रहा है मुसलमान तो सूखा चिट्टा दे दिया, सिनेमा नहीं देख रहा है तो मोबाइल लाके दे दिया कि ले तुम्हारे बच्चों को पकड़ा देंगे। और अगर ब्याज का पैसा हराम है तो सब्सिडी पर ब्याज वाला, बिना ब्याज का पैसा देने का नौटंकी चालू कर दिया, बाद में सब्सिडी कैंसिल कर दी, और ऐसे करके वो घुस गए वहां। अब मुसलमान भी टूटना चालू हो गए। वरना सबसे अगर स्ट्रांग इनका कोई विरोध कर रहा था तो वो मुसलमान थे। सबसे ज्यादा इनके प्रोपेगेंडा को फेल कर रहा था यहां भारत में सिखों के बाद तो वो मुसलमान था। इसीलिए 9/11 के बाद मुसलमानों को आतंकी बनाने का प्रोपेगेंडा रचा गया, जैसे आजकल सिखों के ऊपर टारगेट है इनका। और बीजेपी को पंजाब में लाने के लिए भविष्य में सिखों के साथ वैसा ही नरसंहार करने की योजना बना रहे हैं जैसा मुसलमानों के खिलाफ बना रहे थे, जो 1947 में देश की आजादी के नौटंकी के वक्त विभाजन के टाइम हो रहा था। विभाजन क्यों हुआ था? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है ये मुसलमान देश बने और नेपाल हिंदू देश बना, हिंदू राष्ट्र बना? आजकल के ये आरएसएस वाले आरामखोर बोलते रहते हैं, सॉरी मैंने गुरु साहिब यहाँ गुरु घर में इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये लोग बोलते रहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नेपाल तो बना हुआ है हिंदू राष्ट्र, वहां देख लो ना जाकर के क्या हाल है। वहां नहीं देख कर आएंगे, वहां बताएंगे नहीं। हिंदू और मुसलमान का तरक्की से लेना देना क्या भाई? आदमी का आदमी से लेना देना रहता है। अब जो खेल था जिसको मैं आपको आपके सामने ला रहा था, क्या आपको मालूम है कि मुस्लिम कंट्री क्यों बना? नहीं ना? असल में भारत की जो परंपरा है उसमें जाति आधार पर, रंग आधार पर, धर्म के आधार पर हम देश को नहीं रख सकते। भारत का मतलब ही वो है जो कुदरत के कानून को मान रहा है। कुदरत के कानून में आदमी और आदमी में फर्क नहीं है। यही मेरे ख्याल से गुरबानी बोलती है, यही बाबा नानक बोल रहे हैं। बेशक उन्होंने फौज लड़ने के लिए अलग बनानी, लेकिन सिख ये नहीं कहेगा कि मैं तुम लोगों से अलग हूं। वो ये कहेगा कि जब कभी मुसीबत आएगी तो मैं आके छाती सबसे पहले खुद अड़ाऊंगा। अब जब उन्होंने ये देखा कि जब तक भारत रहेगा तब तक इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो भारत की मूल भावना को तोड़ दिया जाए, तो इन्होंने सिखों को अलग राज्य, मुसलमानों को अलग देश, ये देने का प्रोपेगेंडा रचा था। भाषा के आधार पर बांटने का जो प्रोपेगेंडा, क्योंकि उससे पहले 1947 से पहले भारत ये नक्शा नहीं था। भारत उस भूभाग को बोला करते थे जहां मानवता के आधार पर जीवन जिया जाता है। वो जो जिसको अखंड भारत ये बोलते हैं ना, अफगानिस्तान उसमें शामिल था, कहीं नक्शा थोड़ी था। जहां भी मानवता के आधार पर कुदरत के नियम से कानून चल रहा है, जहां कुदरत का राज चल रहा है, वो भारत है। वो भारत भूमि बोलते थे। साउथ हिस्से का, जो एशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, जम्बू द्वीप, जिसे आर्य समाज में कई बार इसका जिक्र किया जाता है। इस खेल को उन्होंने समझा और इसीलिए आने वाले समय में इन लोगों को आपस में तोड़ना है, इनको विस्थापित करना है, तो इसको एक दायरे में बांटना पड़ेगा। उनको चाहिए था कंट्रोल, और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रचा प्रोपेगेंडा, और उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था 1947 का ट्रांसफर ऑफ पावर। आजादी नाम की कोई चीज नहीं थी। 15 अगस्त आने वाला है, 2 दिन के बाद 15 अगस्त है कि कल ही है, 13 तारीख आज, परसों को 15 अगस्त है। करोड़ों अरबों रुपया फूका जाएगा 15 अगस्त के नाम पर।
आजादी का महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। बचपन से मैं देख रहा हूं, भाषण पढ़े जाते हैं, भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। क्यों भाई? गुलाम कब हुआ था? 15 अगस्त को आजादी की डेट है। गुलामी की डेट सुनी कभी आपने? यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 70-70 साल के, 80-80 साल के। गुलामी की तारीख भी सुनी आपने कभी अपने पुरखों से कि भारत गुलाम कब हुआ था? भाई अगर गुलाम था तो गुलामी की तारीख होनी चाहिए। आजादी दी किसने? अंग्रेजों ने, ऐसा बोलते हैं। तो गुलामी स्वीकार किसने करी थी? यह किसने कहा था कि हां हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार करते हैं? जब यह नक्शा था ही नहीं 1947 में, ये तो बाद में रियासतें टूटकर बना ना। क्यों जी? ये रियासतें टूट करके जब किसकी, पटेल साहब की ड्यूटी लगाई थी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ड्यूटी लगाई थी कि वो देश भर में जितनी रियासतें हैं उनको तोड़ करके और भारत में शामिल करे। वो भारत कौन सा है फिर भाई? क्योंकि इस चारों तरफ तो रियासतें ही रियासतें थी। फिर वो शामिल क्या किया गया था? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवानों, इस बात को समझो, ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी कौम को जब ये बता दिया जाएगा कि तुम गुलामों की औलाद हो, तो आपका बच्चा सर उठा करके नहीं बोल पाएगा। ये सेंस आपको देना है। सिक्खी वाले जो पगड़ी वाले लोग जो हैं, जो सिर पे दस्तार जिन्होंने पहनी हुई है, वो खड़े होकर के ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और जो गांव में, मेरे हरियाणा में जो पगड़ी वाला आदमी है और जो धोती वाला आदमी है, उसके सामने मतलब किसी की बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि पगड़ी वाला आदमी कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं। पगड़ी का मतलब ही यह है कि अब जब गुरु की दस्तार आपने सर के ऊपर रख ली है ना, सम्मान का हक वो है ना, निशानी है। हमारी पगड़ी सम्मान का, कहते हैं मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में, मतलब अपना सब कुछ ही रख दिया समझो एक तरह से, जब हम ये बात बोलते हैं। अब उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और ये कहा कि इनकी अगली औलादों को पक्का याद दिला दो। साल में 2 बार इनको याद दिलाना है, एक बार जनवरी में, एक बार 6 महीने बीतते ही। हर 6 महीने में इनको याद आना चाहिए, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे, और तुम गुलामों की औलाद हो। जो आज चल रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है। पता नहीं हमारा ये दिमाग खराब है क्या, लेकिन एक बात आपके सामने रखता हूं। ये पंजाब है, पूरी दुनिया को रोटी खिलाने का अगर जिम्मा है तो वो 2 स्टेट के ऊपर है, एक पंजाब और एक हरियाणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हो जाएगा। फिर भी इस हरियाणा में तो मुझे पक्का पता है जी, पंजाब का आप बताओगे। मेरे हरियाणा में हर गांव में 90% लोग 5 किलो अनाज लेते हैं। आपके यहां कितने लेते हैं? सभी लेते हैं? अपन 90 ही ले लेते हैं। आप 100 कह रहे हो, अपन 90 ही ले लेते हैं। देखो कितना बड़ा खेल चल रहा है, मैं इसको समझिएगा। अगर 100% ले रहे हैं तो आप सब भी लेते हो, और अगर आप में से कुछ लोग नहीं लेते हैं तो अपन 90 मान लेते हैं, तो आप में से 90% लेते हो। अब किसी के यहां, हमारे यहां गांव में किसी के पास 10 एकड़ या 15 एकड़ जमीन भी होगी, समझिएगा। 15 एकड़ के जमींदार का 5 किलो अनाज के हिसाब से 4 लोगों का 20 किलो अनाज वहां पर राशन पे आया हुआ है, कोटे पे आया हुआ है। कोटे वाले का फोन आता है कि चाचा तेरा राशन आया है, ले जा। तो चाचा कहता है भाई तू डंगरों को खिला ले, तू ही रख ले, क्योंकि उसको शर्म आती है। एक आधा तो आदमी ऐसा है जो बुलेट पे रात को लेने जाता है राशन, मतलब जाता बुलेट पे, अब दिन में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा लाइन में लगा हुआ, तो वो उसके बदले का 1-2 किलो उसको दे देता है कोटे वाले को। मुझे बताइएगा
बहुत से जमींदार ऐसे होंगे जो उस अनाज को खाते नहीं है, डंगरों को डालते हैं। सच्ची है कि झूठ है? उनको पता है वो खाने लायक नहीं है। बहुत से जमींदार ऐसे जो लेते नहीं है, कोटे वाले को बोल देते हैं तू रख ले, क्योंकि वो कहते हैं हम फ्री का नहीं खाते। हाँ जी, आप नहीं लेते, आपने कार्ड नहीं बनवाया। अरे ये जमीर वाले थोड़े कम ही होते हैं। यहां तो एमएलए की सिफारिश लगाते हैं पीला कार्ड बनाने के चक्कर में, ठीक है ना? हाँ जी, कोई ऐसा बंदा है यहां जिसका राशन आता तो है लेकिन वो लेता नहीं है, वहीं दे देता है? हाथ खड़ा करो जी जरा। हाँ जी, एक और दो। जो लेते नहीं है, जो आता तो है लेकिन लेते नहीं है, आ जाए। देखो अभी भाई साहब देखो, आपका राशन आता है ना, कोटे में आता है आपका राशन, कोटे वाला फोन करता होगा या बताता होगा, फिर वो आपसे अंगूठा भी लगवाता होगा। अच्छा, लेते नहीं आप। अब जब वो जिसका राशन आया हुआ है उसको तो रजिस्ट्री में एंट्री करनी है कि भाई इसका 20 किलो आया था, मैंने 20 किलो इसका दे दिया। मुझे बताइए आप, यदि हमारे आज किसी बंदे ने राशन लिया नहीं लेकिन वहां अंगूठा लगा दिया तो क्या माना जाएगा? लिया है कि नहीं लिया? अगर रजिस्टर में एंट्री हो गई तो मतलब राशन लिया है। अगर राशन लिया है तो रिकॉर्ड में चढ़ गया है। ये जितने बैठे हैं 40 प्लस के लोग, आजकल एवरेज जो उम्र है वो 60 से 70 के बीच की है, यानी अगले 20-30 साल में ये निपट लेंगे। क्यों जी? हाँ, मतलब अपन 20-30 साल में अपन सारे जा लेंगे। अब जब आप 20-30 साल में निकल लोगे, आपकी अगली पीढ़ी जब कहेगी ऐसे सीना तान के कि गुरु गोविंद सिंह की औलाद है हम, महाराजा सूरजमल की संतान है हम, तो वो रजिस्टर दिखाते हुए क्या बोलेगा? ओ भिखारी की औलाद है तू, तेरा दादा 2026 में 5 किलो अनाज पे जिंदा रहता था, उसको तुझे रोटी खिलाने के लिए भी तेरे पास दाने नहीं होते थे उसके घर में। क्यों जी? यदि आप 5 किलो अनाज ले रहे हैं, इसका मतलब आप डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके या राशन वाले के पास अंगूठा लगाकर ये कह रहे हो कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए राशन भी नहीं है। 5 किलो अनाज की कीमत 125 रुपए बनती है जनाब। महीने में 125 रुपए के लिए हम अगली संतानों को भिखारी की औलाद डॉक्यूमेंट में लिखवा रहे हैं, कागज में। ये इतिहास लिखा जा रहा है, और उस इतिहास में यह भी लिखा जा रहा है कि तेरा दादा, उस वक्त एक बीमारी आई थी, वो बीमारी कितनी लंबी चली? कितनी लंबी चली थी बीमारी जी? 2-3 साल चली? 3 साल चली? 3 साल बोल रहे हो, आपको वहम है जनाब। वो बीमारी डॉक्यूमेंट में आज भी चली हुई है, कागजों में चली हुई है। लॉकडाउन नहीं है लेकिन कागजों में लॉकडाउन है। आज तक इधर विधानसभा, लोकसभा ने आज तक ऑफिशियली लॉकडाउन खोलने की कोई चिट्ठी जारी नहीं की है। लॉकडाउन लगाने की चिट्ठी तो जारी करी है, लॉकडाउन ओपन करने की नहीं करी है अब तक। कोरोना आ गया है, इसकी चिट्ठी तो जारी करी है, कोरोना चला गया है, इसकी चिट्ठी जारी नहीं करी है। तो हो क्या रहा है? आज डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जा रहा है कि 2019 में एक बीमारी आई, उसमें सारे बाजार बंद हो गए, उसमें तेरे बाप दादा का धंधा भी चौपट हो गया, तेरा बाप तेरा दादा उस टाइम पे कंगला हो गया, उसके पास खाने को रोटी नहीं थी, वो 5 किलो अनाज हमसे लेता था, वो बच्चा पैदा होते ही फ्री के टीके हमसे लगवाता था, वो स्कूल में भेजने का नाम का पैसा स्टाइफंड हमसे लेता था, वो वहां पर दोपहर का भोजन भी खिला नहीं सकता था, मिड डे मील का राशन हमसे लेता था।
तुम्हारी बेटी घर में पैदा हो जाए, उसको पालने के नाम का कन्या राशि के नाम पर पैसा लेता था। जब उसको बेटी की शादी करनी होती थी तो उस बेटी की शादी में रुपया लेता था। तुम्हारे घर की कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो विधवा पेंशन में पैसा लेता था। तुम्हारा बुजुर्ग कोई बूढ़ा हो जाए, उसको पालने के नाम की बुढ़ापा पेंशन लेता था। तेरा बाप ऐसा भिखारी था जो हर आदमी के लिए हमसे पैसा लेता था। कहां तू बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह की औलाद हूं मैं? नहीं समझे? ये कागज में लिखा जा रहा है साहब। जिनकी औलादें कभी सर उठाकर बोल ही नहीं पाएंगी, वो लड़ेंगी कैसे, जरा सोच कर देखिए। और ये हाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये मेरे हरियाणा का भी है, ये राजस्थान का भी है, ये मध्य प्रदेश का भी है, ये हर उस जगह से है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहां जहां वो आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये हाल उसका भी है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि भाई अगर ये बात आपको समझ में आती हो तो आज पूरे पंजाब को इस बात को खड़ा होकर बोलोगे तो एक आदमी मना करने वाला बता दीजिएगा कि इस गांव में इस जात का आदमी इस बात का विरोध करेगा। मेरी लाइन ये है, जनता सरकार मोर्चा की लाइन ये है, और मैं गारंटी से कहता हूं कि यही लाइन बाबा नानक की मिलेगी अगर उनका आशीर्वाद मिले तो। वो ये है कि भैया मेरे गांव का जल, मेरे गांव का जंगल, मेरे गांव की जमीन मेरे गांव की है, इस पर फैसला लेने का अधिकार मेरे गांव के लोगों का होना चाहिए, बाहर का कोई आदमी ना ले। गलत है कि सही है बताओ? हैं? अब पानी अगर आदमी ने नहीं बनाया है, पानी अगर विधानसभा लोकसभा ने नहीं बनाया है, बहुत लोग गलती करते हैं, मैं भी करता होता था, कि इस विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए चोरों को सरकार बोलते थे। सरकार का मतलब मालिक होता है। आओ मेरी सरकार ऐसा बोलते हैं ना कई बार, आओ मालिक ऐसा बोल देते हैं। सरकार का मतलब मालिक होता है। इस धरती का मालिक है वो जिसने वोट दी है, जो सैलरी दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है। तो असली मालिक है जनता, सरकार है हम। विधानसभा और लोकसभा है, वो सरकार नहीं है। तो लोकसभा और विधानसभा ने या राज्यसभा ने ये पानी नहीं बनाया है साहब, नहीं बनाया है, जंगल नहीं बनाया है, ये मिट्टी नहीं बनाई है। अब मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूं, जंगल अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो काटने की परमिशन देने वाले वो कौन होते हैं? गलत है कि सही है जी? और इस बात पर पूरा गांव एक साथ आ सकता है, बशर्ते कि पूरे गांव में कम से कम 10 लोग समझे हुए हों, जो बैठकर बात को समझा सकें, जो पहले पूरा समझ सकें और फिर समझा सकें। अगर ये पानी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ने नहीं बनाई है, उसने मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने नहीं बनाया है, तो पानी को फैक्ट्रियों का गंदा कबाड़ गंदगी डाल करके या रिवर्स बोरिंग करके नीचे का पानी खराब करने का अधिकार उनको किसने दिया? ये मानवता के साथ, प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा पाप है। इस पाप के खिलाफ पूरा गांव इकट्ठा नहीं होगा क्या? अगर हम ये कहेंगे कि पानी खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो चीज पानी खराब कर रही है वो चीज बंद होनी चाहिए। गलत है कि सही है बताओ? क्योंकि पानी नहीं बना सकता इंसान, पानी को साफ करने की फैक्ट्री खोल सकता है, उससे उन्हीं कंपनियों का फायदा है जो फैक्ट्रियां उस पानी को खराब कर रही हैं। पहले वो फैक्ट्रियां सामान बनाने के लिए आपके पानी को खराब करेंगी और फिर उस पानी को साफ करने के नाम पर आपसे फिर पैसा लूटेगी। पहले वो जंगल काटेगी और उस भरपूर ऊर्जा को वो काट देगी। क्यों काट रहे हैं जंगल? वो कह रहे हैं विकास हो रहा है। फिर लगा क्यों रहे हैं जंगल? कि पर्यावरण के लिए जरूरी है, क्योंकि कब्जा करना है। अगर डीसी आकर पेड़ लगाएगा, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी या मुख्यमंत्री या मंत्री आकर पेड़ लगाएगा, जहां पेड़ लगाएगा वहां कब्जा होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आपकी गलियां पहले ठीक ठाक थी, तोड़कर दोबारा बनी होंगी। गलत कह रहा हूं कि सही? आपके गांव में, जहां भी जिस गांव में आप हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि
आपके यहां उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहां लाल डोरा बोलते हैं। लाल लकीर, आप लोग लाल लकीर बोलते हो। लाल लकीर टूट गई पंजाब में, स्टार्ट हो गई, इसको यहीं रोक दो अगर आप पंजाब को बचाना चाहते हो। लाल लकीर तोड़ के इन्होंने क्या किया? जहां जहां तोड़ा है, घरों की रजिस्ट्री करी। सबसे पहले इन्होंने कहा फ्री में होएगी, घर की रजिस्ट्री कर दी। आपका फोन नंबर उस घर की रजिस्ट्री के साथ अटैच है, आपका आधार नंबर भी अटैच है, आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी हालत वहां पर है। अब उन्होंने उस पूरा ऐसे, जैसे ये दीवार है ना, ऐसे बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, एल्गोरिदम होता है, उसमें एल्गोरिदम में आता है इतने से इतने जमीन वाले ये इतने लोग हैं, इतने से इतनी जमीन वाले इतने हैं, इतने से इतना कर्जे वाले इतने, इतना से कितना कर्जे वाले इतने हैं, इतना बैंक बैलेंस वाले इतने हैं, घर में ट्रैक्टर वाले इतने हैं, जिनके घर में मोटरसाइकिल है वो इतने हैं, इनके घर में बच्चे, 2 वाले बच्चे वाले घर इतने हैं, 1 बच्चे वाले इतने हैं, 3 बच्चों वाले इतने हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले इतने हैं, सरकारी में पढ़ने वाले इतने हैं, महीने का इतना खर्चे वाला इतना, मतलब टोटली आपकी सारी जानकारी उनके पास है। अब वो लोग प्लान करके देखते हैं कि अब बताओ, पहले सबसे ज्यादा कर्जदार वालों को निकालो, गांव में सबसे ज्यादा कर्जा किनके ऊपर है उनको ढूंढो, ये निकाले जी, गांव में सबसे बड़े कर्जदार। अब उसके घर पे फोन जाएगा बैंक से, सर आपका लोन सैंक्शन हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में, आप हां कहते ही आपके खाते में चले जाएंगे। आप में से किसी के पास आया है इस टाइप का फोन कभी भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, मतलब आपके बीच ऐसे लोग बैठे हैं, अपने आप फोन आएगा। उनको कैसे पता चलता है भाई मुझे पैसों की जरूरत थी, अब हमको जरूरत भी है, हम फंसे हुए हैं, क्योंकि जिसके खाते में दिख रहा है ना कि जितना जा रहा है महीने में उतना ही निकल रहा है, तो उन्होंने समझ जाते हैं कि ये तो बस रोटी रोटी खा रहा है, इससे आगे नहीं है इसका जुगाड़ है, मुझमशा जी रहा है। इसको अगर बाइक वाइक का चस्का, नया मोबाइल लेने का मन कर रहा होगा तो ये रुका पड़ा होगा, इसको बस थोड़ा पैसा दे देते मोबाइल ले ही डालेगा बस, ऐसे ही कह रहा ना, फोन आप पैसा आते ही उनको पता है पूरा, वो फोन करेंगे आपके खाते में पैसा आ जाएगा। उधर से लॉकडाउन तो अपन ने लगाया ही हुआ है, अब पैसा आपने खर्च कर दिया इस उम्मीद पर कि समय जब ठीक आएगा तो दे देंगे, समय ठीक आया ही नहीं, समय ठीक नहीं आया तो उस दलदल में और धंसते चले गए। अब आपके घर पर चिट्ठी आएगी, वो क्या कहेंगे, आपका खाता सीज हो सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो सकती है, या आपकी बेइज्जती हो सकती है, या इसकी वसूली के लिए लोग आना चालू। आदमी शर्म के मारे घरवाली के गहने तक भी दे देगा कई बार, तो फिर उधार ले लेगा। जितने, जब तक पड़ोसी को यकीन है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को यकीन है कि ये 2 पैसे कमा रहा है, तब तक तो वो भी दे देंगे। जब उनको पता चल जाएगा इसका हो लिया काम, अब ये चुका नहीं पाएगा, फिर वो भी बहाना बनाना चालू कर देंगे। अब पैसे मिलने हो गए बंद, अब उन्होंने आपके घर पर दस्तक देनी है। बेइज्जती से डरता हुआ आदमी थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा बेच के नक्की करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ब्याज का जो दलदल है ये इतना गहरा है आप निकल ही नहीं पाओगे। जब गांव में किसी भी एक आदमी का ट्रैक्टर उठा ले, बाइक उठा ले, घर में आकर बेइज्जती कर जाएं, सबसे पहली बात बैंक ने पूरे गांव को गाली दे दी कि देखो तुम नपुंसक हो, तुम्हारे गांव में आकर हम तुम्हारे आदमी को कितना धमका गए, कब्जा कर गए। और वहां से शुरुआत हुई उस बात की कि जब एक आदमी की जमीन पर वो लोग कब्जा कर सकते हैं तो आने वाले समय में पूरे गांव की भी जमीन पर कब्जा किया जा सकता है। उनको मालूम है कि आपका बच्चा चंडीगढ़ पढ़ता है, उसके पास थार गाड़ी है, उसका रोज का क्रेडिट कार्ड से इतने का खर्चा होता है, वो इस वाले ठेके से दारू लेता है, वो इस वाले शॉपिंग वाले से शॉपिंग करता है, वो इस थिएटर में मूवी देखता है, वो यहाँ इस होटल में रुकता है, सब क्योंकि सारा ऑनलाइन चलता है ना, कोई मतलब ही नहीं है कि वो छुपाया हो उससे। उनको मालूम है कि आप कितने के दिन में और सत्यानाश हो जाएगा। अब वो कहेंगे आपके मकान पर लोन दे रहे हैं, शहर में जितने बड़े मकान पर 1 करोड़ लोन मिल सकता है, गांव में उतने बड़े मकान पर 10 लाख लोन मिलेगा। गांव वालों की जरूरत भी उतनी ही होती है, वो 10 लाख में अपने बाप दादाओं की जमीन उन्होंने लिया था, लोन लिया था मकान के ऊपर, और गिरवी बढ़ जाती है
जमीन। इसी तरह से पंजाब सरकार ने या केंद्र सरकार ने लोन लिया था गली बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से, लोन लिया था स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, लोन लिया था अस्पताल बनाने के लिए, शमशान बनाने के लिए, सचिवालय बनाने के लिए, पंचायत घर बनाने के लिए, और गिरवी रखी जाती है जमीन। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये गलियां उखाड़ कर नई इंटरलॉकिंग वाली ईंट लगाने के पीछे लॉजिक ये था कि जैसे ही सरकार बनी 2014 में मोगली जी की, उसने अपने सारे राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के दोस्तों को बोल दिया, आरएसएस वालों को, कि भैया जिन जिन के यहां पर कोई काम धंधा नहीं करता है, इंटरलॉकिंग वाली टाइलें बनाने की भट्ठे और फैक्ट्रियां खोल लो। सारी टाइलें आरएसएस वालों की ही है, सबका घर भरने पे लगा हुआ है। आपको पता ही नहीं है? सारे ठेके सब कुछ, मतलब सारा कुछ, चाहे वो आपके बैठने के लिए कुर्सी आई होंगी जो टूट भी चुकी हैं, 14 में आई होंगी कभी, ठीक है, डस्टबिन आए होंगे वो कई बार टूट चुके हैं, कई बार। आपके तो यहाँ टूटते 1 साल में है, वहां तो 2 महीने में टूट लेते कागजों में। तो खाने का इतना बड़ा मुंह खोल के रखे हुए हैं सारा पैसा हजम करने पे, और उधर से आपकी जमीन नीलाम हो रही है। तो जी नहर में एक आदमी डूब जाएगा, देखना ध्यान से, नहर में एक आदमी डूब जाएगा तो नहर के ऊपर बोर्ड लगा देंगे यहां पर तैरना मना है, नहर विभाग, सिंचाई विभाग ने। अगर कर्जे से एक किसान मर जाए तो सारे गांव का कर्जा माफ नहीं करते, है ना जी? जब बच्चा ठीक ठाक है तो फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन बच्चा बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए चाहे जमीन बेचनी पड़े, वो अपने आप कराओ। ठीक ठाक बच्चे को वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्री तो तब मानी जाएगी जब कंपनी भी फ्री में देती हो। कंपनी को तो 6 महीने का बजट में 30-30 हजार करोड़ रुपया दिया जाता है। आपके बच्चों के नाम पर लूट मचा रखी है, आपके फर्टिलाइजर के नाम पर, आपके पेस्टिसाइड के नाम पर, आपको पानी देने के नाम पर, आपको टूटी देने के नाम पर, आपको बिजली देने के नाम पर, सिलेंडर देने के नाम पर अथाह पैसा सब्सिडी के नाम पर उन कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस दिन तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कलेजा ही फट जाएगा जब आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें जो आप नहीं बनाते हो वो सारी की सारी एक ही आदमी से मिलती है। सारा पैसा उसी एक आदमी का। पेस्टिसाइड कंपनी जिसकी है उसी ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की इन्वेस्टमेंट की है, रॉकफेलर फाउंडेशन, उसी की ट्रैक्टर कंपनियां हैं। मतलब आइसर हो, फोर्ड हो, फार्म ट्रैक हो, दरार ट्रैक हो, जॉन डीरे हो, सब की सब उसी एक कंपनी की। ड्रोन की टेक्निक, बिजली की कंपनी, पंखे की कंपनी, माइक की कंपनी, ठीक है, टाइलों की कंपनी, कूलर की कंपनी, एसी की कंपनी, बाथरूम फिटिंग की कंपनी, टॉयलेट शीट की कंपनी, बिजली की तारों की कंपनी, बिजली के बल्ब बनाने की कंपनी, ट्यूबलाइट बनाने की कंपनी, वॉशिंग मशीन की कंपनी, एसी की कंपनी। आपके घर में जितनी मोटर है, समर्सिबल हैं, पीवीसी पाइप हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड चश्मे हैं, मोबाइल हैं, मोबाइल का रिचार्ज है, कंपनियां हैं, कार है, जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी सारी कंपनियां बाजार में अवेलेबल है, आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, असल में उनमें एक ही आदमी की इन्वेस्टमेंट है, उसका नाम है रॉकफेलर। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पेस्टिसाइड कंपनी भी उसी की, देखना कमाल से, तेल शोधन से तेल निकलता है, दुनिया के 70% तेल कुएं एक आदमी के हैं, रॉकफेलर के 70% कुएं। जो इराक पर युद्ध हुआ था अमेरिका का, वो तेल कुओं पे कब्जा करने के लिए हुआ था, और वो तेल कुओं पर कब्जा करके रॉकफेलर को दे दिया। दुनिया में जितने देशों को युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए जाते हैं, जहाज दिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं, मिसाइलें दी जाती हैं, सबकी टेक्नोलॉजी उसी रॉकफेलर की। तेल शुद्ध हुआ, पेट्रोल उसी का, डीजल उसी का, केरोसिन उसी का, गैस उसी की, सीएनजी उसी की, ब्रोजा उसी का, कोलतार उसी का,
क्योंकि उसी से तेल शोधन से निकलता है। यानी सड़क बनाने की सारा इंस्ट्रूमेंट उसी कंपनी का। समझ रहे हो? अपने घर में गैस जलाते हो तो उसको पैसा देते हो, ट्रैक्टर चलाते हो तो उसको पैसा देते हो, स्प्रे मारते हो, पेस्टिसाइड कंपनियां। जो तेल शोधन के बाद जो बचता है उसका नाम होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस एपीआई से दो चीजें बनती हैं, फर्टिलाइजर्स, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह जो खेत में डालते हैं, दवाइयां हाइब्रिड बीजों में यूज होता है, और दूसरा ड्रग्स जो ये आदमी को खाने के लिए होती है। तो पेस्टिसाइड खेत में डाल करके कैंसर करते हो, फिर कैंसर की दवाई उसी कंपनी की है। बीपी करते हो, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां पैदा करते हो, फिर वो उनके इलाज की दवाइयां भी उसी कंपनी की है। अल्ट्रासाउंड भी उन्हीं कंपनी का है, ब्लड टेस्टिंग की दुकान, मशीनें भी उसी कंपनी की है, सीटी स्कैन भी उसी का है, न्यूरोलॉजी भी उसी की है, WHO को फंडिंग वही करता है। सर्च कर लेना भैया, मैं तो रोन रिकॉर्ड वीडियो में बोल रहा हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी नीडर इंडिया चैनल है उसके ऊपर पड़ी हुई है। मैंने हजारों कंपनियों की लिस्ट तैयार की थी, उसमें से टॉप की 30 कंपनियां निकाली थी, उसी एक आदमी की 30 कंपनियां। अब उसकी अथाह संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए आप, उस अथाह संपत्ति का अंदाजा किस बात से लगाना है? भारत का बजट कितना है? भारत का जो लोकसभा का बजट है, पेश करते हैं ना, अभी पेश करेंगे तो कितना बजट पेश होता है? साल का बजट पेश होता है 50 लाख करोड़ रुपए का। कितने का? याद कर लो, जोर से बोलो, कितना? यानी किसी कंपनी के पास अगर 50 लाख करोड़ हो तो वो भारत को एक साल चला सकती है। जिस रॉकफेलर फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं, उस रॉकफेलर फाउंडेशन की एक कंपनी जिसका नाम वैनगार्ड है, जो आपने वो देखे भी होंगे स्टेबलाइजर एसी के, वैनगार्ड के नाम के, वही वैनगार्ड, VANGUARD, उसकी एक कंपनी वैनगार्ड, जिसका एसेट मैनेजमेंट है 1270 लाख करोड़। यानी वो एक अकेली कंपनी भारत को 25 साल चला सकती है। समझ गए क्या? नहीं समझे? वो एक कंपनी कह रहा हूं मैं। फिर उसकी ब्लैक रॉक पे आओगे तो खेल ही अलग है। शेयर मार्केट में अडानी की, अंबानी की, टाटा की, महिंद्रा की, जिनको आप मेक इन इंडिया बोलते हो, सारी कंपनियों में डिसीजन मेकिंग शेयर एक ही कंपनी के हैं, ब्लैक रॉक या वैनगार्ड, रॉकफेलर। आपको लगता है मेड इन इंडिया खा रहा हूं, मेक इन इंडिया खा रहा हूं। नमकीन की, बिस्किट की, जितनी कंपनी, कोलगेट की, शैम्पू की, टूथब्रश की, जितनी कंपनियां, चाहे हिंदुस्तान लीवर ले लो, चाहे दूसरे ब्रांड ले लो, कुछ भी ले लो आप। अब आप सोच करके देखो, पूरा गांव, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा भारत, जहां जहां ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, वहां उस देश का सारा सोना, सारा चांदी, सारा कोयला, सारा लिथियम, सारा बॉक्साइट, सारा एल्यूमिनियम और सारे लोगों की सारी कमाई अगर उन्हीं कंपनियों को जा रही है, तो क्या पूरा गांव कभी दोबारा उठ पाएगा? दो रास्ते हैं हमारे आपस में सर्वाइवल के, इस देश में जीने के। पहला रास्ता, हम सारे लोग, अब सोच कर देखना, हम सारे लोग एक गांव मान लेते हैं कि ये गांव है। अगर ये गांव अपनी सारी कमाई को कमा कमा के, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी हॉस्टल में रहने के नाम पर, कभी ढाबों में जाने के नाम पर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, कभी गाड़ी के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर एक ही कंपनी को देता रहेगा, तो हम सारे कंगले नहीं हो जाएंगे क्या? बताइए आप मुझे। ये लड़ाई सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि जिससे हमारी लड़ाई है उसकी एक कंपनी से लड़ने की औकात इस भारत की सरकार की भी नहीं है। सारी फौज को रुपया एक रॉथस्चाइल्ड बना के देता है, टक 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 करके छाप देता है, लो ले लो, कर्जदार हो गए तुम, ये लो तुम तनख्वाह लो। अरे भैया, जिनके पास पैसा छापने की मशीन है, वो इन जजेस को, इन वकीलों को, इन पुलिस वालों को, इन फौज वालों को अनलिमिटेड हथियार, अनलिमिटेड रुपया नहीं सप्लाई करेंगे क्या तुम लोगों को गोलियों से भूनने के लिए? बताओ।
बताइए। हम लोगों को वहम है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी में कोई फर्क है। वहम है ये आपको। भगवंत मान जो शब्दावली बोलकर सत्ता में आया था, जिस किसानों के अत्याचार के ऊपर बोलकर ही आया था, इसने भी ऐसे ही लाठियां ठोकी है। बंदी सिखों के लिए कितने महीने से बैठे हुए हैं वहां पर चंडीगढ़ के बॉर्डर पर, उनकी रिहाई के लिए, जिनकी सजाई 14 साल बनती है। जिस केस में, उसमें वो 26 साल से बंद है अंदर। क्या मतलब है भाई? अब तो पुलिस इनके हाथ में है। लेकिन ना जी ना, आपको लगता है कि आपकी सरकार है, आपको लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो बच जाएंगे, बीजेपी चली जाएगी, ये आ जाएगा, वो चली जाएगी, वो आ जाएगा। इतने वहम में हम लोग रह रहे हैं कि पुराने वाले लोगों की पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम अगली वाली सरकार करती है। लेकिन हम बाबा नानक की विरासत को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। हम अपने पुरखों की विरासत, वो अपने विरासत को लेके जा रहे हैं। राजनीतिक लोग पूरा, जहां तक वो पहले वाला कर देता है सत्यानाश, अगले वाला उससे आगे करता है। हमें करना क्या चाहिए था कि जितना मेरे बुजुर्गों ने कर दिया उससे आगे करना है। जितनी आजादी की लड़ाई मेरे बुजुर्गों ने लड़ी, उससे आगे लड़ाई आजादी की हमको लड़नी है। जितना समृद्ध हमने बुजुर्गों ने कर दिया, उससे आगे समृद्ध हमने अगली संतान को करना है। जितनी शुद्ध हवा हमारे बुजुर्गों ने दी, उससे शुद्ध हवा हमको देनी थी। जितने बुजुर्गों ने शुद्ध पानी दिया था, उससे शुद्ध पानी देना है। जितना जंगल बुजुर्गों ने दिया, उससे ज्यादा जंगल देना है। जितना फल उन्होंने दिया, उससे ज्यादा देना है। जितनी ओरिजिनलिटी उन्होंने दी, उससे ज्यादा देनी थी। हम तो सब खा गए बीच में, ये वाली पीढ़ी तो सब खा गई, जो अपन यहां बैठे हुए हैं। और देखो जी, बुरा मानो या भला मानो, अगर अपने बच्चों को इससे बेहतर समाज, इससे बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, एकमात्र रास्ता यह है, पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमसे गलती हो रखी है, कि हमसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्यों जी? गलती मान लेंगे तो ही तो सुधार करने के चांस है। बड़ी पीटी की गलती है, मोबाइल ने बिगाड़ा है आपका बच्चा। मोबाइल लेकर पैदा नहीं हुआ, बाप दादा ने पहले से लेकर रखा हुआ है। टीवी ने बिगाड़ा हो, टीवी बाप दादा ने दिया है। पड़ोस ने बिगाड़ा हो तो पड़ोस बाप दादा ने दिया है। मौजूद गुंडों ने बिगाड़ा है, नशे के तस्कर ने बिगाड़ा है, तो वो नशे के तस्कर और वो गुंडे बाप दादा ने विरासत में दिए हैं। उस बच्चे के ऊपर यदि कोई मुझे कहता है कि देवेंद्र तेरे मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती है, तू गाली देता है, तो भैया ये गाली मैंने नहीं बनाई, मेरे बाप दादाओं ने मेरे से पहले बना के रखी हुई थी, मुझे तो मिली है उनसे। उन्होंने नहीं बनाई होती, मुझे पता भी ना चलता। अगर ये गंदी चीज थी तो नहीं बननी चाहिए थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? तो जो चीज अपने बच्चों को हम नहीं देना चाहते हैं, वो आज इस्तेमाल में करना बंद करना पड़ेगा। अगली पीढ़ी नहीं करेगी, और जिस पर कुछ नहीं बोलेंगे वो बढ़ती जाएगी, तो अगली पीढ़ी को खूब मिलेगी। पहले आपको 2-4 गांवों में कोई एक मिलता था चिट्टा बेचने वाला, अब आपको एक गांव में 10-10 मिल जाएंगे बेचने वाले। क्यों जी? क्योंकि हम रोक नहीं पाए। सिस्टम तो नहीं रोकेगा, पुलिस तो नहीं रोकेगी, क्योंकि आपको पता चले कि अगर आपकी औलाद नशेड़ी नहीं होगी, आप यदि अपने गांव से विस्थापित नहीं होंगे, तो वो जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात आप? तो आपका गांव से विस्थापित होना जरूरी है। इसलिए आप देखोगे पंजाब में रोजगार की तलाश के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश से लोग आते हैं तो वो प्रदेश है बिहार। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर कैटेगरी में शामिल होने वाला गौतम अडानी उसी जमीन को जाके खरीद रहा है। अगर बिहार की जमीन में कुछ नहीं हो रहा होता तो गौतम अडानी को ऐसी जमीन खरीदने की जरूरत क्या थी? नहीं समझे? खेल समझ आ रहा है? आपका बच्चा नौकरी करने कहीं और जाता है, और उस गांव का बच्चा नौकरी करने कहीं और जाता है, और उस गांव का नौकरी करने आपके गांव में आता है। हम ऐसे चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि नौकरी जहां से मिलती है, सैलरी जिससे मिलती है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली जहां बैंकिंग सिस्टम में जो बैठे हैं,
वो आपको सैलरी देते हैं और फिर उस सैलरी को खर्च कहां करते हो? बाइक की ईएमआई, मकान की ईएमआई, बाइक का तेल, मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वो मैंने बता दिया उसी कंपनी के है, उसी से सैलरी लेके उसी को दे देते हो, सारी जिंदगी उन्हीं के लिए काम करते रहते हो। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही थी कि दूसरा रास्ता भी है जीने का। दूसरा रास्ता क्या है? कि गांव से पैसा बाहर नहीं जाएगा, बात खत्म। जो हमारी ऊर्जा है वो गांव में रहेगी। इनकी मेहनत इनके पास चली जाए, इनकी मेहनत इनके पास, इनकी मेहनत इनके पास, इनकी इनके पास, इनकी इनके पास, तो जिसके पास जाएगी वो मजबूत होएगा ना, सारे मजबूत हो जाएंगे। कुछ ना कुछ करना आपको आना चाहिए, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ, सबको कुछ ना कुछ करना आता हो, हर हाथ को काम भी मिल जाएगा और सारी ऊर्जा यहीं के यहीं स्टोर रहेगी। गांव समृद्ध होना चालू हो जाएगा। किसी से लड़ना नहीं, किसी से भिड़ना नहीं। पॉसिबल है। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। हमने एक ग्रुप बनाया, 1000 एक लोगों का ग्रुप। हमने नियम बनाया कि भाई ये 1000 लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। जब तक बंदा जिंदा है अपने बच्चों को खुद पालेगा, लेकिन अगर सिस्टम से लड़ते हुए कुछ हो जाएगा तो सब लोग 100 रुपया इकट्ठा करेंगे। परमानेंट हो जाएगा तो हर महीने 100 रुपया करेंगे। 100 रुपया मतलब 1000 लोग इकट्ठा करके कितना बनता है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया महीना अगले के घर में जाता जाएगा। यदि मर जाए, अब जेल में चला गया तो 1 लाख रुपया महीने का ले लो हमसे। एक दिन के लिए चला गया, 1 लाख रुपया हमसे ले लो। कही है, हमने कही है, ये हमने बना लिया। हमारा टारगेट 1 लाख लोगों तक जाने का, कि सच्चे लोग अपने गांवों के लिए काम करना शुरू कर दें। अपने गांवों के लिए। देखो, मेरे लिए नहीं करना है, मेरे मोर्चे में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हमारे संगठन में जुड़ने की जरूरत नहीं। हमको जोड़ के करना क्या? हमको कोई सरकार थोड़ी गिरानी है कि हमारे साथ जुड़ जाओ। हमने कोई सरकार बनानी नहीं, हमने गिरानी नहीं। हमको क्या करना है? पूरे गांव को इतना जागरूक कर देना है कि सरकार किसी की भी हो, चले हमारे हिसाब से। क्यों जी? इतना मजबूत, फिर चाहे किसी की बने, फिर चाहे हमारी बने, चलेगी गांव के हिसाब से। गांव कैसे चले? कैसे ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो कि गांव के हर बच्चे के रोजगार वाला शिक्षण? हमारे पास टेक्निक है, तरीका है, ऑब्जर्व किया हुआ, ट्राई किया हुआ, टेस्टेड किया हुआ, ओके टेस्टेड है, गारंटीड। गांव के हर हाथ को रोजगार मिल जाए। नंबर 2, जितना कर्जा पूरे गांव पर है उस कर्जे को भरने की गारंटी हम लेते हैं। सारे कर्जे कानून के हिसाब से। बताओ जी, कर्जा हमने भर दिया। बच्चों का एजुकेशन सिस्टम गांव के गांव में ही पढ़ना, बच्चे ने कहीं बाहर नहीं जाना, और रोजगार की गारंटी हो जाए, शुद्ध हवा हो जाए, पानी अपना हो जाए, जंगल अपना हो जाए। ना गैस पे खर्चा करना, ना अनाज पे करना, ना दाल पे करना, ना मोटरसाइकिल पे, ना कार पे। मजबूरी में नहीं करना, शौक में खर्चना हो, जितना मर्जी खर्चो, मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। तो बताओ, ये व्यवस्था गांव में किसको चाहिएगी? आप में से किसको चाहिए? हाथ नीचे करो। जिसको नहीं चाहिए वो करो पहले हाथ खड़ा। ये वाली व्यवस्था किसको नहीं? तो फिर बाकी लोग देख, कुछ तो ऐसे हैं ना पहले करा ना अब करेंगे। अरे भाई बताओ तो किस साइड हो? उनकी साइड हो कि अपनी साइड है? किसको चाहिए ये वाली व्यवस्था? बताइए, दोबारा से बताइए। सभी को चाहिए? अरे भैया सबको चाहिए तो उसको करने के लिए हमें आना पड़ेगा कि आपको ही करना पड़ेगा? और सिर्फ समझ का खेल है, कुछ भी नहीं लगना भाई। देखो, 2 भाइयों के बीच झगड़े हैं, मान लो। मोस्टली हमारा झगड़ा गली पे, दीवार पे, खेत की मेंढ पे, ये झगड़ा होता है भाइयों का। क्यों जी? एक माफी से हो सकता है हल, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कब कौन सा माफी मांगेगा, कौन सा बड़ा बनेगा, कौन सा छोटा फील करेगा, ये इस पे है बस। मैंने कोर्ट में जाकर देखा है, वकील है आप में से कोई यहाँ पे? वो वेरीफाई कर देगा अगर कोई वकालत कर रहा हो तो। नहीं है? जाकर किसी वकील से पूछ लेना,
100 में से 95 मुकदमे या तो भाई भाई के हैं या लोग लोगाई के हैं, पति पत्नी के या भाई भाई के मुकदमे कोर्ट में। मतलब सारा का सारा इनका तंत्र हमारे टूटने पर आधारित है। जितना बिजली महकमा है सारा फ्रॉड है, सारा इल्लीगल है। पुलिस महकमा इल्लीगल है, फौज उसी तरीके से बनाई गई है, कोई इसका अस्तित्व नहीं। आप बता दो भाई, पुलिस गांव के काम आती है? नशा रोकने के काम, अपराध रोकने के काम, किसी को न्याय मिलने के काम, चालान काटने के अलावा, डंडा बरसाने के अलावा, और आंदोलन ना कर पाए इसके अलावा, जासूसी के अलावा पुलिस किसी काम नहीं आती। जब वो किसी काम की नहीं है तो उसकी पावर को जीरो करना पड़ेगा, वो किया जा सकता है। पुलिस की पावर जीरो हो जाएगी, आदमी की पावर, पुलिस की पावर जीरो हो जाए तो क्या बैंक वाले किसी का मकान जब्त कर पाएंगे? जब्ती जीरो, मकान जब्त नहीं कर पाए। किसी नेता की औकात नहीं है बोलने की, फिर आकर के झूठ बोलने की भी औकात नहीं रहेगी फिर तो है। समझ नहीं आया क्या बोला? मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है। हाँ, मतलब इसका हल हो जाए तो हो जाएगा ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ग्राम सभा की ताकत के बारे में मालूम है? ग्राम सभा के बारे में आपको पता नहीं है, और सिस्टम ने इतना प्रयास किया है कि ग्राम सभा के बारे में आपको पता ही ना चले। असली इस धरती का मालिक, इस धरती की मालिक ग्राम सभा। जितने फैसले आज तक हुए हैं, आपकी जमीन बिकने के, जमीन एक्वायर होने के, या कोई बिजली महकमे का कुछ लगने के, या आपके गांव के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के, वो ग्राम सभा के नाम से किए जाते हैं। आपको मालूम भी नहीं है। सरपंच के साथ मिली भगत करके पंचायत सेक्रेटरी ग्राम सभा के नाम का रेजोल्यूशन पास करते हैं और किसी भी फरमान को लागू कर देते हैं, क्योंकि ग्राम सभा मालिक है, मालिक ने कह दिया तो कौन मना करेगा। विधानसभा से भी बड़ी, लोकसभा से भी बड़ी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अगर कोई ताकत है तो ग्राम सभा है। ग्राम सभा कौन है? गांव के 70% लोग। वो ग्राम सभा का एक रेजोल्यूशन, मतलब जो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, 70% लोग जो बात कह देंगे वही फाइनल होगा। एक बोलिए यार, मेरे को यह समझ नहीं आया आप तीनों यहां बैठे क्यों हो जब आपने आपस में ही बात करनी है तो? यार खाम खाई, शायद ठीक से सुनाई नहीं दे रहा आपको ना। वो छोटी मोटी बात में आपस में सहमति या सहमति पे तो बात कर सकते हो, वरना आपके पास ही रहना है, बाहर जाके कर लो। जब से देख रहा हूं मैं तो होते हैं क्लास में ऐसे बच्चे, चिंता ना करो, मैं और कोई बात नहीं। लेकिन 70% लोग सबसे मुश्किल काम और सबसे फंडामेंटल काम, जो लाइन मैंने स्टार्ट की थी, पहली लाइन, जिसकी समस्या है उसको शामिल होना पड़ेगा। अगर समस्या गांव की है तो गांव को शामिल कर लो। शामिल करने के लिए कितना समय लगेगा यह डिपेंड करेगा कितने लोग हैं। क्यों जी, मेरा गांव है, मेरे गांव में 1800 घर थे, 1800 के करीब। अगर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को अगर मैं गांव में देता हूं, और साल में वर्किंग डे 220 होते हैं, उसके हिसाब से काम करता हूं, तो मुझे मेरे गांव में हर घर तक पहुंचने में 4.5 साल लगेंगे। ये मैंने कैलकुलेशन किया था। पर अपनी जेएसएम की टीम से मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरी टीम ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। हम पूरे गांव के हर घर तक जाने का काम किया। 3-3 दिन 4-4 दिन के लिए 4 बार अपनी टीम आई
और हमने 15 दिन के अंदर पूरे गांव के हर घर तक हमने बात पहुंचा दी। ये मैं टेस्टिंग के लिए किया था। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि पूरे गांव में, ये जैसे इसी गांव की बात अगर मैं करता हूं राउके कला की, इसमें कितने वोट है इसमें? 10,000। 10,000 बड़ी वोट है। इसका मतलब है कि 15-18 हजार जनसंख्या है। हाँ, आप ये सोच कर देखो, इसमें थोड़ा ज्यादा आंकड़ा बना जाएगा। और मैं अपने गांव के हिसाब से बात करता हूं, अगर जैसे मेरे गांव में 4500 वोट हैं, उसके हिसाब से 3 गुना कर लेते हैं अपन इस गांव को, तो लगभग 50 के करीब गलियां होंगी। 50 से लेकर 100 के बीच गली होंगी। यहां पर एक गली में एक आदमी हो बात को समझने वाला। टीका लगाने वाली आई हुई है, टीकों के बारे में सारी जानकारी पता हो उसको। पानी के लिए कोई आदेश आया है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो। जंगल के नाम पर कोई बात आई है अखबार में, उसके बारे में पता होना चाहिए। शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए बस। खाली बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा नहीं होना चाहिए, सिद्धांत रूप में पता होना चाहिए ना, मूल रूप से। ये नहीं जी, बेसिक चीजें पता हो। 13 चीजें हैं हमने जो काउंट किया है। जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इन सब मुद्दों पर जानने वाले गांव में 13 आदमी हो, और बाकी उनके साथ संपर्क करने वाले हर गली में एक बंदा हो। एक बंदा एक गली में यदि लगता है, और एक घर को सुबह और एक घर को शाम को बात कर लेता है, जाके भाई चाचा आज सुबह की रोटी तेरे घर खाऊंगा, ठीक है। चाचा भी बैठा है, चाची भी बैठी है, भाई भतीजा भी बैठा है, वहीं बैठ के रोटियों पे ही चर्चा चल रही हो कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, हम सोच रहे हैं गांव में ऐसा ऐसा स्कूल में ऐसा इंतजाम कर दें, हम सोच रहे हैं कि रोजगार का अरेंजमेंट ऐसे हो, हम सोच रहे हैं ये वाली चीजें कर लें, तुम बताओ साथ हो क्या? एक जवाब जो हर घर से मिलेगा, अरे कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुधरता, सब मतलबी हो गए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है चाचा तेरी बात सही है, पर बाकी गांव को गोली मार, पहले तू बता तू तैयार है क्या? अब मैं तैयार हूं। तो फिर ठीक है चाचा चाची दोनों ने आना है, फिर जिस दिन भी बैठक होएगी उस दिन दोनों को बुलाऊंगा। ठीक है जी, डन। शाम की रोटी दूसरे चाचा के यहाँ, ताए के यहाँ कर लो, है कि नहीं भाई? अपने गांव में तो भाईचारा, कोई टेंशन ही नहीं। शहर वालों की तरह थोड़ी ना कि रोटियों का हिसाब लाएंगे, इतने की रोटी खा गया, इतने की सब्जी खा गया, है कि नहीं? गांव में ऐसा हिसाब किताब नहीं लगता अभी फिलहाल। अभी हम बचे हुए हैं, सुबह की रोटी कहीं, शाम की कहीं, बस दिन में 2 परिवारों से बात कर लो, एक पूरी गली कवर करने में महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। गलत है कि सही है जी? और अगर उसने अपनी गली कर दी, उसने अपनी, पूरा गांव कवर हो जाएगा। फिर एक दिन गांव को बुला लो, उस दिन हम आ जाएंगे, हमारी टीम में से कोई आ जाए या हम आ जाए, उस दिन पूरे गांव को बता दो भाई ये अरेंजमेंट है। अब इसमें से जो साथ नहीं है वो अभी बता दो, ठीक है जी? अब मान लो मैं आपसे कहता हूं जो साथ नहीं अभी बता दो, जो साथ है वो बता दो। अभी मैं आपके गांव को ये मान के चलता हूं कि ये गांव बैठा है, ठीक है? अब आप में से किस किस को चाहिए ये अरेंजमेंट बताओ, हाथ खड़ा करो दोबारा से। आपको नहीं चाहिए? चाहिए, चलो। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना है, कुछ ना कुछ। अनपढ़ आदमी है, मान लो कोई बाबा कहता है जी मेरे को तो कुछ नहीं पता, भाई तन्ने बाबा बैठा रहना, बस कुछ नहीं करना तने, तो तेरा बैठा रहना ही बहुत है हमारे लिए, ठीक है ना? कुछ मत, बस तन्ने आशीर्वाद रूप में बैठना, नौजवान अब पे कर लेंगे। कोई कहता कोई पढ़े लिखे वाला काम होगा, पढ़े लिखे वाला कर लेगा, जो बोलने वाला, जो बैठने वाला बैठने वाला। अब मैं इस गांव से पूछता हूं, अपने गांव के लिए, इस पूरे मसले को समझने के लिए, आप में से एक्टिवली काम करने के लिए अपने गांव पर कितने लोग तैयार हैं? ये तो 60-70% हो गए, तो ग्राम सभा ही बन गई। अब आप में से अगर इतना बड़ा गांव मान लो ना, इतने बड़े गांव में से मुझे मात्र 2 लोग चाहिए, और अगर ठीक से बात समझ में आ गई हो तो आप तैयार हो गए हो 40 लोग। अब 40 लोग तो पूरी व्यवस्था को, गांव की व्यवस्था को बदलने में महीने से ऊपर का समय नहीं लगाएंगे।
क्योंकि व्यवस्था के लिए कोई कोई जाना थोड़ी ना है। बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए कि उनमें संस्कार अपने आप आ जाएं। भाई देखो, किताबों से ज्ञान आता तो लाइब्रेरी वाला, कबाड़ी की पुरानी दुकान पे पुरानी किताब रखने वाला और नया बुक स्टोर वाला सबसे इंटेलिजेंट आदमी होना चाहिए था। किताबें पढ़ने से थोड़ी आएगी, उनको जीवन में उतारने से आएगा ना जो फर्क पड़ेगा, जीवन में उतारने से। और जीवन में उतारने का एक ही तरीका है, अगर हम सबसे ज्यादा किसी तरीके से काम करते हैं। प्रैक्टिकल दिखाऊं? हाथ ऊपर करके 3 बार ताली बजाओ जरा। देख कितने 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 खराब आदमी हैं। मैंने कहा था 3 बार बजानी है, बजा ही रहे हैं। मैं ऐसे कर रहा हूं बस खाली, और ये बजा ही रहे हैं। मैं क्या कह रहा था भाई, 3 बार बजानी थी खाली, और आपने 4 5 बार भी बजा ली, क्योंकि मैं ऐसे कर रहा था तो आपको लग रहा था मैं कह रहा हूं बजाओ बजाओ, जबकि मैं पहले बोल चुका था 3 बार बजानी खाली। ठीक है, अब चलो एक और खेल खेलते हैं। ऐसे कर लो हाथ सारे जने, देखो मजा आएगा आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आपके बच्चों के हिसाब से। ऐसे कर लो जैसे ताली बजानी है। ठीक है जी, मैं जब 3 कहूंगा तब आपने ताली बजानी है। ठीक है, 1, देख जब मैं 3 कहूंगा, 3 से पहले नहीं बजनी चाहिए। अच्छा, ताड़ी नहीं बजानी, मतलब बस हाथ जोड़ा बस। एक एग्जांपल, हाँ बस, ताड़ी नहीं बजा रहे जी। हाँ सॉरी, 1 2 3 तो बोल रही नहीं। करो हाथ नीचे। मैंने 3 नहीं बोला, उसके बावजूद भी जैसे ही मैंने बजाई आपने बजा दी। ये कैसे है? ये वैसे ही है जैसे आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा झूठ नहीं बोलना है, लेकिन खुद बोल रहे हो तो बेटा देख रहा है कि अच्छा ये बात कहने के लिए तो ठीक है कि झूठ नहीं बोलना, पर जरूरत पड़े तो बोल लेना चाहिए पापा की तरह। समझ गए? इंसान का जो बच्चा है या कोई भी बच्चा है, कुछ चीजें तो वो पैदाइशी लेके सीखा है, कुछ चीजें तो वो सीख के ही पैदा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें वो देख कर सीखता है कि मेरे बड़े बुजुर्ग कैसे जी रहे हैं, वो अपने से बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं, पड़ोसियों से कैसे बात कर रहे हैं, जीवन कैसे जी रहे हैं, जीवन को जीने का उनका तरीका क्या है, और वहीं से अपने जीवन के लिए वो लोग दिशा तय कर लेते हैं। हमने अपने बच्चों की परवरिश में बहुत बड़ी कमियां छोड़ रखी हैं कि जो हमने बोला है वो हमने जिया नहीं है। इसीलिए हमारी अगली औलाद ना तो कुछ कर रही है, ना ही हमारी बात सुन रही है, और ना हमसे जुड़ी है। और ये हर घर में है। क्यों जी? अगर आप इस प्रयास को करने चलोगे और पूरे गांव को जोड़ने चलोगे कि देखो इस बात की गारंटी है बच्चे को रोजगार के लिए मजबूरी में गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने परिवार के साथ रहकर खुश रहेगा और वो एक सुखी जीवन बीता पाएगा। जब आपको बात समझ में आएगी तो आपको यकीन भी हो जाएगा कि ऐसा संभव है। ये हम 3 दिन की ट्रेनिंग में पहले पूरा षड्यंत्र समझाते हैं कि ये 3 दिन तक पहले समझो कि जो आपका जीवन खराब हो रहा है, जो आपके रिश्ते टूट रहे हैं, गांव में जो व्यवहार खराब हो रहा है, जो कर्जा है, जो खेतों में पेस्टिसाइड है, जो शरीरों में जहर है, जो समाज में जहर है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये हो नहीं रहा है, ये किया जा रहा है। यदि ये खराब किया जा रहा है तो ये ठीक अपने आप नहीं होगा। कोई चीज अपने आप खराब हुई है वो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई चीज खराब करी गई है तो उसे ठीक भी करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने योजना बनाकर हमको खराब किया, वैसे ही योजना बनाकर इसको ठीक करना पड़ेगा। ये बात हमको समझ में आते ही हमको काम करना है।
100 ईंट रखी हैं बाहर, यदि उनको अंदर लाना है एक आदमी को 100 चक्कर मारने पड़ेंगे यदि वो एक ईंट एक बार में उठाता है, लेकिन 100 लोगों को एक ही चक्कर मारना पड़ेगा। और अगर 1000 लोग होंगे तो 900 तो खाली खड़े रहेंगे। मतलब जो गांव की समस्या है ना, गांव के सामने ऐसे है जैसे 1000 आदमी खड़े हों और काम 100 लोगों का है, तो 900 आदमी खड़े ही रहते हैं कि हम क्या करें, करने के लिए कुछ है ही नहीं, काम ही छोटा सा है। पर ये बात समझ में आएगी जब हमें पता लगेगा कि हर बच्चे को रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे होगा। खेतों से ये जो जहर डाल रहे ये कैसे निकलेगा, जैसे ही समझ में आएगा। भाई आप सोच कर देखो, किसान का सारा कर्जा अगर जनता सरकार मोर्चा चुकता कर दे और उसके खेत में जितनी पैदावार हो रही है उतनी ही होती रहे और बिना पेस्टिसाइड यूरिया के हो जाए, यानी खर्चा घट जाए और पैदावार उतनी ही हो, तो कौन किसान नहीं चाहेगा भाई? अरे चाहेंगे भाई। खेती में बचत हो गई, फिर बीमारियों पे खर्चा जीरो हो जाए, बाजार का खर्चा जीरो हो जाए, पढ़ाई पे खर्चा जीरो हो जाए और आमदनी की गारंटी हो, ऐसा रोजगार की गारंटी हो बच्चे को, कौन नहीं चाहेगा? लेकिन बिना समझ के नहीं होगा। इसलिए करना क्या है आपको, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला काम है आपको उन लोगों के साथ एक बार बैठ करके इस चर्चा में शामिल होना है कि ये षड्यंत्र किसी का करा हुआ है और इसको तोड़ने के लिए हमको मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो हम भारत के अलग अलग जगह से हम मीटिंग्स बुलाते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। एक तो उस ट्रेनिंग में आपको 3 दिन के लिए शामिल हो जाइए जिनके पास भी समय है। जिनके पास समय नहीं है उनको भी शुरुआत तो 3 दिन की ट्रेनिंग से करनी पड़ेगी। हो सकता है वो 2 साल के बाद आपके गांव में ही आ जाए ट्रेनिंग कोई ना कोई करने के लिए, पर जब तक पूरा मसला समझोगे नहीं तब तक बात बढ़ेगी नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम एक 3-4 घंटे की एक वीडियो बना दें जिसमें आपको पूरा षड्यंत्र समझा रखा और आप उसको मतलब गांव की चौपाल में चला दो बस, और रोज शाम को चला दो कि रोज शाम को 8 बजे से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगी या 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसके पास टाइम हो तब आकर के देख जाओ। पूरा गेम प्लान समझो पहले, फिर उसके बाद जिन्होंने हाथ खड़ा किया था अभी, वो वाले लोग जो खुद कहते हैं हम अपने गांव पर काम करना चाहते हैं, वो आ जाओ। अब हम इनको इसके समाधान पर चर्चा करें। समस्या सारे सुनो, पता सबको होना चाहिए कि भाई गड़बड़ चल रही है, ठीक करने वाले लोग हैं। फिर ये जो लोग ठीक करने वाले हैं इनको सपोर्ट करो। पैसा नहीं चाहिए इस काम के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी का प्रधान बनने की जरूरत नहीं है। इसमें जिस लेवल पर मैं होऊंगा उसी लेवल पर आप होंगे। इस ऐसे काम करना है। जो आपके पास समझ है किसी मुद्दे की वो आप हमको दोगे, जो हमको समझ है तजुर्बा है वो हम आपको देंगे। ये शेयरिंग होगी, बात हो गई। उसके बाद केवल और केवल अपना घर, अपना खेत, अपना पड़ोस, अपनी गली से बाहर आपको नहीं जाना है। इंटरचेंज करने के लिए जाना पड़ सकता है कि मेरे गली वाले मेरी नहीं सुनते, सारे पागल सोचते हैं, तो आप दूसरी गली में चले जाओ, दूसरी गली वालों को वहां भेज दो। और दूसरी गली वाला भी पागल समझता है तो दूसरे मोहल्ले में चले जाओ। वो मोहल्ला भी आपको पागल समझता है तो पड़ोस वाले गांव में चले जाओ, क्योंकि अपने मोर्चे के साथी तो पड़ोस के गांव में भी हैं, तो उसके गांव में आप चले जाओ, वो आपके गांव में आ जाएगा समझाने के लिए। क्यों जी? मुद्दा है, जरूरत है बात करने की। बात किए बिना, बात को समझे बिना समाधान नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। और केवल बात से ही समाधान हो जाएगा इसकी भी गारंटी है, क्योंकि जब आपको यह मालूम पड़ जाएगा ना बीमार होने के ये कारण हैं, तो आपको वो वाले कारण नहीं करने हैं। मतलब आपको अपना काम घटाना है, बढ़ाना नहीं है। समझ गए आप? 24 ही घंटे अब हैं, 24 ही घंटे आपके पास बाद में होंगे।
शरीर के कौन से पोस्चर से शरीर का कौन सी बीमारी दूर होती है, अगर आपको पता चल जाएगा, आप उसी पोस्चर में बैठना चालू कर दोगे, उसी पोस्चर में खाना चालू कर दोगे, उसी पोस्चर में हगना चालू कर दोगे। हमारी बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इस कारण से हैं कि हम खाना कैसे खा रहे हैं और उसको निकाल कैसे रहे हैं। आधा बैठकर खाना नहीं है और आधा बैठकर निकालना नहीं है, और केवल उकड़ू बैठकर ही खाना है और उकड़ू बैठकर ही निकालना है। अगर ये बात हमको पता हो जाए तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अब बुजुर्ग लोग ऐसे बैठते थे ना, उकड़ू, कभी भी खाना खाते थे तो ऐसे बैठते थे, ऐसे खाते थे, मतलब पंजे पंजे पर बैठकर खाते थे, मैंने देखा। और वो बुजुर्ग 100 साल के होके गए हैं, 100 से ऊपर टपके, सारे के सारे 100 से ऊपर। हमारे वालों के घुटने चढ़ चढ़ बोलने चालू कर देते हैं 45 की उम्र में, 40 की। हाँ जी, हाँ, राजस्थान में आज भी ऐसे ही बैठ के, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो। राजस्थान में आज भी ऐसे ही खाते हैं, वैक्सीन लगने से पहले, कोरोना वाली, वहां घुटने बोल गए। अब कोरोना की वैक्सीन के बाद बहुत राजस्थानियों के घुटने बोले एकदम। यानी जहां जहां स्वस्थ रहने का फार्मूला है, आज भी कुछ लोगों का ऐसा कहता है एग्जाम्पल करके दिखाओ, एग्जाम्पल करके दिखाओ। मैं आपको बताता हूं, ऐसे गांव इस देश में मौजूद है जहां एक भी घर में चोरी आज तक कभी नहीं हुई। राजस्थान में ऐसे गांव है, गांव के गांव, जहां घर में कभी ताला ही नहीं लगा और कभी चोरी नहीं हुई। ऐसे गांव भी हैं जहां हर घर में लाइब्रेरी है। ऐसे गांव भी हैं जहां कोई नेटवर्क नहीं है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं मौज मस्ती से लोग बाग। ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है और जिंदगी स्वर्ग जैसी है। पहले समझो इंसान का जन्म क्यों हुआ है। इन मुद्दों के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हमको आपसे इतनी बात करनी थी कि देखो, जहां से भी आप आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आप सब लोगों को पहले नंबर पर उन लोगों की खोज करनी पड़ेगी जो हम जैसा सोचते हैं। हमको क्या सोचना है, सोच क्या है हमारी, कि मैं अपने बच्चे को 18 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक, या जब तक मेरे बच्चे को मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर चलाना नहीं आता, तब तक तो अपने घर में रख सकता हूं। जिस दिन उसको कार, मोटरसाइकिल चलाना आई, उस दिन उसे इसी समाज में जाना है। यदि आपने समाज में नशा दे रखा है तो वो नशा मिलेगा, समाज में अच्छाई दे रखी है तो उसे अच्छाई मिलेगी। यानी आपके बच्चे की बेहतरी के बिना मेरे बच्चे का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। हमको ये बात सोचनी पड़ेगी कि पड़ोसी के बच्चे की खुशी के बिना मेरा बच्चा खुश नहीं रह सकता। हमको ये बात सोचनी पड़ेगी कि अपने परिवार को सुख रखने के लिए जरूरी है कि मेरे आसपास के 5, 6, 10, 20 जितने परिवार हैं, सारे सुखी रहें। सबके सुख में ही मेरा सुख है। ये विचार को जब हम मानकर चलेंगे, और उस दिन हम बस दिन में कुछ नहीं करना है, कुछ पल, कुछ समय किसी दूसरे के दुख दर्द को दूर करने में, लगाने में आपको समय देना है। और बस इतना ध्यान रखना है कि जिसकी भी मदद करो, बदले में ये उम्मीद नहीं करनी कि वो भी हमारी मदद करेगा। बदले में वो करे ना करे वो उसके ऊपर छोड़ो, हमको करके बस अपने गुरु साहिबिन के चरणों में अर्पित कर देना है। जो भी किया बस उनको अर्पित, बात खत्म। अब जो मसला बचता है, आप लोग दूर दूर से आए हैं, लोन वाला मसला है। या तो किसी के घर की कुड़की होने वाली है, या किसी को नोटिस आया हुआ है, या किसी के कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, या अभी अभी एनपीए हुआ है, या लंबा समय हो गया है, ताला लगा हुआ है। सारे ही केसेस में पहला स्टेप है आपको कागज के रूप में मजबूत होना पड़ेगा। क्यों जी? क्योंकि बैंक कागज में आपसे मजबूत है। आज के टाइम पर गुंडागर्दी के दम पर हमको खड़ा नहीं होना है। हमारे पास कोई कागज होना चाहिए जिसको दिखाकर हम ये कह सकें कि इसके दम पर हम कुछ बोल रहे हैं। जितना भी लोन बैंकों ने दिया हुआ है, आप अपना बैंक लोन का अकाउंट नंबर डालिए, सरसई.com पर जाइए। सरसई.com, सरसई की एक वेबसाइट होती है, .in है कि .com, आप सर्च कर लेना।
SAR सरसई की वेबसाइट पे जब आप जाओगे वहां पर SAR है SCR है, चेक कर लेना आप, वैसे ही सर्च कर लेना, बोल के कर लेना सरसई की वेबसाइट। उस पर अगर वो लोन एंट्री नहीं हो रखी है तो वो लोन फ्रॉड है, और 99% लोन फ्रॉड है, क्योंकि वहां बताना पड़ता है बैंक को कि मैंने ये इतना लोन दिया है, उस मतलब अकाउंट में से दिया है। वो लोन ये कह रहा है ना, वो बैंक वाले क्या कहते हैं कि जनता का पैसा है, ऐसा बोलते हैं ना, जनता का जितना पैसा हम तुमको वो देते हैं। इसका मतलब जो पैसा उन्होंने हमको दिया वो बैंक के पास होना चाहिए था, हमको केवल उतना ही तो चाहिए कि भैया तुम अपनी बैलेंस शीट में हमको दिखा दो कि तुमने हमको कहां से दिया है। वो बात की बात है, कोर्ट में देखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये साबित करना है शुरुआत में कि बैंक से केवल इतना पूछना है कि जो पैसा आपने हमको दिया वो लीगल मनी था या इल्लीगल मनी था, पूछने का बनता तो है ना भाई। बैंक ने जो अभी RBI ने हमको ये कहकर दे दिया, मैं आपको ये बता रहा हूं, हमारी किताब है, अभी तो उलगुलान तो रखी भी हुई है, आप लेके भी आ सकते हैं। किसी को चाहिए क्या उलगुलान किताब? हाथ खड़ा करिए जरा जिसको चाहिए, मैं मंगवा देता हूं। ले जी भाई जी, ले आओ। तो उलगुलान में तो हमने लड़ने का अगला स्टेप बताया हुआ है। रुपए वाली किताब है, उसमें हमने बताया हुआ है कि RBI ने डॉक्यूमेंटेड रूप में अपने साथियों को RTI में जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है कि जितने ये बैंक नोट इस टाइम आपकी जेब में हैं और जो बैंक में आपके डिजिट हैं, खाते में जो नंबर हैं, वो सारे के सारे नकली और फ्रॉड हैं। ये RBI ने लिख के दे रखा है, जिसका नोट अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोन है वो पूरी तरह से फर्जी है। अब हम क्या कह रहे हैं, जब बैंक के पास आप गए, कोई है जिस बंदे का लोन हो आप में से? कोई एक बंदा हाथ खड़ा करो, नाम बताओ, आप बताओ नाम। परमिंदर भाई। अब मैं परमिंदर गया बैंक में, एक मिनट, परमिंदर गया बैंक में, उसने बोला मैनेजर को, मैनेजर साहब लोन चाहिए। वो बोलेगा नाम क्या है कि परमिंदर सिंह। परमिंदर को बोलेगा कागज दिखा। परमिंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता, घर का बिजली का बिल, सारे कागज देगा। वो कागज देख के, फोटो मिला के, ऐसा करके वो चेक करेगा, हाँ यही बंदा है, वेरीफाई करेगा। फिर बोलेगा काम क्या करता है कि मैं नौकरी करता हूं, तो बोलेगा कंपनी से लिखवा के ला, सरकारी डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट से लिखवा के ला। फिर वो लिखवा के लाएगा, लिखवा लाया, फिर बोलेगा बैंक की स्टेटमेंट लेके आ, या अगर उसी के बैंक में खाता है तो स्टेटमेंट निकालेगा, देखेगा कि तनख्वाह आ भी रही है कि नहीं जितनी लिखवाई है। यानी जो आपने बैंक मैनेजर को बोला, बैंक मैनेजर एक एक चीज का कागज मांगता है आपसे, सबूत मांगता है। वो सबूत लेने के बाद वो आपसे एक कागज के ऊपर साइन करवाता है। जो लोन का आवेदन है, आपने उससे लोन मांगा, आपने मांगा 10 लाख रुपए का, तो दोनों के बीच, बैंक और आपके बीच में, परमिंदर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बैंक आपको 10 लाख रुपए देगा, उसको आपने इतने महीने में, इतने ब्याज के साथ, इतनी किश्तों के रूप में देना है। ऐसे ही होता है क्यों जी? यदि बैंक ने आपको रुपए देने का वादा किया है या आपने उससे रुपए मांगे हैं और उसने लोन के कॉन्ट्रैक्ट में रुपया लिखा है, तो उसे क्या देना चाहिए? रुपया। लेकिन बैंक आपको देता है डिजिट या फिर बैंक नोट। अब बैंक नोट दे दिए, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जो बैंक नोट आपने हमको दिए थे, जो डिजिट आपने हमारे खाते में ट्रांसफर करी थी, उसकी वैल्यू भारत के रुपए के बराबर ही है या अलग है? ये गलत बात है कि सही बात है भाई? सही बात है। अब हम उससे क्या कह रहे हैं, कई बार बैंक मैनेजर ऐसी बात बोल देता है
कि तुमने हमसे डिजिट लिए थे, तुमने हमसे पर्ची ली थी, तुम हमको पर्ची वापस कर दो। कई बार वो ऐसी बात बोल सकता है। तो फिर कोई बात नहीं, आपके घर में नोटिस आया होगा, नोटिस आया होता है ना कि तुमने इतने रुपए देने हैं, ठीक है, कि मैनेजर साहब बस इतना सा करो, ये जो चिट्ठी आपने हमको भेजी हुई है इसमें लिखा हुआ है 10 लाख रुपए देने हैं, बस इसकी जगह लिख दो 10 लाख रुपए की पर्ची देनी है। क्यों जी, बताओ जरा ना, बहुत है अभी भाई, गलत बात है कि सही बात है जी? भाई आप जो मांग रहे हो ना, बस इस कागज में जो नोटिस दिया है इसमें लिख दो 10 लाख रुपए के डिजिट देने हैं या 10 लाख रुपए के नोट देने हैं या 10 लाख रुपया देना है, ये लिख दो। भाई रुपया दिया होगा तो रुपया देने का हकदार हूं, लेकिन फिर भी मैं रुपया दे रहा हूं क्योंकि मैं जो दे रहा हूं, ये याद रखना, यही समझाने में मेरा बहुत जोर लगता है लोगों को। भाई मैं जो दे रहा हूं, जो कमाया है मैंने, वो मेहनत करके कमाया है, वो दूध बेचकर कमाया है, बकरी बेचकर कमाया, भैंस बेचकर कमाया, अनाज बेचकर कमाया, जमीन बेचकर कमाया, कई बार तो जमीर बेचकर कमाया। नौकरी करने वाले ने तो उसने जो कमाया उसके बदले में क्या दिया है ये देने वाले को पता है, लेकिन बैंक ने जो हमको दिया उसके बदले में क्या है वो तो बताने का हक बनेगा ना। गलत है कि सही है जी? मेरी मेहनत की कीमत तय की हुई है, इतने घंटे काम करने के इतने नोट, इतनी भैंस के इस एक बार ब्याई हुई के इतने नोट, 2 बार के ब्याई हुई के इतने, सड़क के ऊपर जमीन है उसके इतने, पीछे जमीन है उसके इतने, गांव में जमीन है इतने, शहर में इतने, बकरी के इतने, गधे के इतने, घोड़े के इतने, कुत्ते के इतने, वो सब तय कर रखे हैं। तो तुमने जो हमको दिया इसके बदले क्या, इसके बदले कितने, क्या कितने, यही हमारे सवाल का जवाब है। तो आपको करना क्या है, एक नंबर नोट कर लेना है जो पहली बार आए हैं, बस कुछ नहीं करना है और बस ध्यान से मेरी बात सुननी है। अगर किसी के पीछे पड़ोगे कोई मदद नहीं करेगा, अगर खुद मसले को समझोगे किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको अपने पीछे नहीं लगाना कि मेरे पीछे पीछे घूमो, हम एहसान जताएंगे कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, ना भाई ना। देश के साथ गद्दारी हो रखी है, हमको मालूम है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना इस मदद के बदले आपको, हमको कोई पैसा नहीं देना इसके बदले, और दुनिया में कोई नहीं लेगा मोर्चे का आदमी आपसे। अगर कोई ले रहा है तो वो मोर्चे का आदमी नहीं है, ये ओपनली हम लोग बोल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, नंबर नोट कर लो 7696627656 7696627656 जिसको आप लोग बोलते हो, 76966262 और 7656। इस नंबर पर आपको एक व्हाट्सएप करना है जी, सुनिए, इस नंबर पर आपको एक व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप लिख दीजिए, मतलब व्हाट्सएप में कुछ भी लिख देना आप, एक वापस एक मैसेज आएगा आपके पास। उस मैसेज में आपको क्या लिखना है, उसमें लिखा आएगा कि आवेदन भरने के लिए विधि देखो, उसकी वीडियो है, पूरी वीडियो बना रखी है कि आवेदन कैसे भरना है, पहले वो वीडियो देखो आप, और घर पे बैठ के किसी भी बंदे से वो आवेदन भरवा लो। अभी हम पंजाब में आए हैं, पंजाब के लिए पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको, आगे आने वाले समय में, अभी फिलहाल ये हिंदी में है, तो अभी फिलहाल आपको हिंदी में भरना है, ठीक है ना जी। आने वाले समय में अच्छा आप हिंदी में जब भर दोगे तो आपके पास जो पीडीएफ आएगी वो हिंदी में आएगी, आप अपने किसी भी साथी को बोल के पढ़े लिखे को उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करवा लेना, समझ गए ना जी। आपने डॉक्यूमेंट अपना पंजाबी में भेज देना है बैंक वालों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में भेजोगे तो भी चलेगा और पंजाबी में भेजोगे तो भी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डॉक्यूमेंट आपके पास बन के आएगा, किसको भेजना है, कैसे कैसे भेजना है, सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, कुछ नहीं करना है आपने। और वो डॉक्यूमेंट आपको
उन बैंक को, बैंक के हेड ऑफिस को, तहसीलदार को, थाने के एसएचओ को, अपने डीसी को एक एक कॉपी उसकी भेज देनी है कि भैया ये डॉक्यूमेंट का ये सवाल मैंने बैंक वालों से पूछा है, अगर ये सवाल का जवाब जब तक बैंक वालों के पास नहीं है तब तक इसको हमारी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, बाइक, कार, इस सब की कुर्की का आदेश आपको नहीं देना है। क्योंकि ये भारत के कानून में है, कुदरत के कानून में भी है कि जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुन लिया जाता और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों के आधार पर तय होगा कि गलत कौन है। जो सवाल हमने दिया है उसका जवाब एक एक बात का सफाई से, शुद्धता से, कानून के हिसाब से बैंक वालों का देना बनता है। यदि बैंक गोलमोल बात करता है, वो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं देता है, तो तब तक मामले का निपटारा जब तक नहीं होगा बैंक वाले मकान पर कब्जा नहीं कर सकते, जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। यदि वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यदि एसडीएम का आदेश आ गया है, यदि कोर्ट का आदेश आ गया है, तो वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी चीज का विरोध पूरे समाज को करना चाहिए कि भाई अगले बंदे को सेटिस्फाई करो और कब्जा ले लो, बिना सेटिस्फाई करे आप कब्जा नहीं ले सकते। अब उस गुंडागर्दी का इलाज तो सिर्फ पब्लिक है, गुंडागर्दी का इलाज तो पब्लिक है, सामने खड़ी हो जाए तो। अगर वो नहीं खड़ी हो सकती फिर हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि आपके घर पर ताला लग गया है, लगा हुआ है, तो आपको, और जमीन पर ताला लगा है बैंकों का, तो ये आवेदन लगाने के बाद हम बैंक को, एसडीएम को, तहसीलदार को, डीसी को 1 हफ्ते का नोटिस देंगे। 1 हफ्ते में यदि वो उसका जवाब दे देते हैं, ठीक सर, तो ठीक है। यदि वो जवाब नहीं देते हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं देते, तो हम 1 हफ्ते बाद अपने मकान का ताला तोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर करेंगे वो ट्रेसपासिंग की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी जमीन का कागज तो अपने नाम है ना, मकान के कागज। अगर वो अपने नाम है, उन्होंने थर्ड पार्टी करके लिया हुआ आदेश, हमारे सुने बिना अगर आदेश दे दिया है, मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि 100 में से 95 आदेश जो डीसी ने, सरफेसी के या दूसरे बैंकों में, इसने डीआरटी ने या कोर्ट ने दे रखे हैं, 95% फर्जी हैं, 95% गलत हैं, गैर कानूनी है। सारे फंसेंगे जिस दिन आप सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। वो जानकारी देना हमारा पर्पस है। उसका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। नंबर आप सबने दे दिया है कि नहीं देना? दे दिया है। वो लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, उसमें से वो वीडियोस देखो और पूरी जानकारी इकट्ठा करो। पहले घर पर जाकर उन वीडियोस को देख के वो सवाल इकट्ठे करो। उसमें मैंने सब दे रखा है, कोर्ट में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, हमारे पास उसका क्या जवाब है, रिकवरी वाले क्या क्या पूछ सकते हैं, बैंक मैनेजर क्या कह सकता है, हमको उसका क्या जवाब देना है। एक एक चीज आपके पास है। किताब आपके पास हो जाएगी, वो रुपए वाली वो अभी छप जाएगी, अगले महीने के पहले हफ्ते में प्लान कर रहे हैं। और ये उलगुलान कानूनी रूप से किसी भी वकील को दोगे तो वो आपकी ड्राफ्टिंग तैयार कर देगा। इस किताब के अंदर वो कानूनी पहलू दिए हुए हैं। ये सारी चीजें हैं। अपने गांव की व्यवस्था कैसे बदलोगे, वो इस उलगुलान किताब में सारा का सारा पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। फिर भी किसी को व्यक्तिगत अगर किस मसले पर बात करनी होगी तो 801 नंबर अपना पंजाब का नंबर है, 7419889801, और 801 से लेकर 830 तक ये सारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के नंबर हैं। वहाँ वो साथियों के पास जानकारी है। लोन वालों के लिए अलग से 2 दिन की मीटिंग बुलाने का भी प्लान कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में फिर 3 दिन की मीटिंग बाकी सब राज्यों से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग आएंगे और खूब एक बड़ा मजमा लगेगा, ताकि आपको पता लग सके कि इस लड़ाई को लड़ने वाले सिर्फ आप नहीं हो, बल्कि पूरा समाज इसके अंदर लगा हुआ है। और लोग जहां जहां जाग रहे हैं अपने अपने गांव की लड़ाई लड़ने पर लगे हैं। चूंकि एक सेशन बहुत लंबा हो जाए तो वो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। मुद्दे लगभग एक एक पॉइंट करके मैंने आपके बीच रख दिए हैं, और आपको भी मेरे ख्याल से कुछ क्लैरिटी आई होगी। यहाँ आने का ऐसा नहीं लगा होगा कि समय खराब हुआ होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। पर आप जैसे योद्धाओं को देख करके मेरा मन बहुत खुश है। आप सबसे मिलके, आप जिस लगन से यहाँ बैठ करके पूरे सेशन को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो बहुत अद्भुत है।
वो बहुत अलग है। ऐसे ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। तो आप सब लोग यहाँ इस पूरी मुहिम में जुड़े हैं, हमारे को मजबूत किया, हौसला दिया, आपने यहाँ इज्जत दी, गुरु घर में खड़े होकर के बोलने का मौका दिया। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद हो वहाँ पर खड़े होकर के अपनी बात रख रहे हों। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम लोगों को हमारे पुरखों का, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद मिले और हम सब लोग उनके दिए हुए, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर उनके दी हुई शिक्षा को मानते हुए मानवता के लिए जितना हमारे बस की बात हो उतना कर सकें। यही हम बाबा नानक से, गुरु ग्रंथ साहिब से, अपने पुरखों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जी लगाते हैं, अरदास करते हैं। जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी।